हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों का है। अभी जो है कल आपके DTSSB की एग्ज़ाम डेट आई है, जिसमें आपको मात्र 20 दिन का समय मिला है। क्या 20 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? एक लंबा चौड़ा सिलेबस है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न वर्ल्ड। तो लगभग सभी स्टूडेंट को ये लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो आज उसकी शुरुआत है भाई, है ना। पूरा एक चैप्टर टारगेट है कि डेली हम यहाँ पे कंप्लीट अपना करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर आज हमारा है, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर से गो थ्रू होंगे, वो चैप्टर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इस चैप्टर में मान लिया ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो नेट हो, टेट हो, GIC हो, LT हो, जहां पे ये चैप्टर ना पूछा जाता हो। बड़ी संख्या में किसके क्वेश्चन बनते हैं। आप इसका एक मतलब दूर का उदाहरण नहीं, बहुत ही पास का उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक काम किया है, जो अभी 31 और 1 अगस्त को जो पेपर हुए हमारे हिस्ट्री के DTSSB के, 2 दिन पेपर चले थे, 4 शिफ्टों में हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं देख लूं एक बार कि हड़प्पा सभ्यता पे लगभग कितने क्वेश्चन बने हैं हमारे इन 4 दिनों के अंदर। आप यकीन मानिएगा, अभी आपके सामने PDF होगी, 4 दिनों के अंदर लगभग है कि 50 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता पे बने हैं। अपने आप में शानदार क्वेश्चन बने हैं हड़प्पा सभ्यता पे। तो ये मैं सिर्फ हड़प्पा का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं यहां पे ना। ऐसे ही महाजनपद पीरियड से भी बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसे ही वैदिक पीरियड से भी बहुत ही शानदार, और मौर्य से तो हद हो गई, इतने क्वेश्चन मौर्य टाइम पीरियड से इन 4 पेपर्स के अंदर आपको मिले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो आपका सिलेबस जो उन्होंने दिया है DTSSB के अंदर, ज्यादा कांट छाट तो उसमें नहीं की है। सीधा सीधा कह दिया कि बताइए जी हड़प्पा सभ्यता, फिर कह दिया कि आप बताइए महाजनपद पीरियड रिलेट टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, और ऐसे करके हमने रिलेट कर दिया। फिर सीधा दे दिया आपका मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता, है ना। फिर अलग से इनकी सोसाइटी, अलग से इनकी इकोनॉमी, अलग से इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अलग अलग यूनिट में उन्होंने डिवाइड करके सिलेबस को दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जैसा एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी पार्ट है वो अलग अलग बिखरा हुआ है आपकी PDF फाइल में सिलेबस के अंदर। तो हम ये करेंगे कि उसको एक ही चैप्टर के अंदर हम उसको कंप्लीट करें। जैसे कि अब आज हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है ना कि हड़प्पा सभ्यता का हम रिलीजियस पार्ट नहीं पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का इकोनॉमी पार्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाद के उसमें यूनिट में दिया है वो रिलीजियस और इकोनॉमी। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो पूरा मतलब कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। तो 20 दिन है, और होने को क्या नहीं होता भाई। हमने हरियाणा PGT के अंदर काम किया था, लेके भगवान से आशीर्वाद। 27 अक्टूबर को हरियाणा PGT का प्रीलिम्स हुआ था 2024 में, और 24 नवंबर को मेंस था, और पहला ही अनुभव था हरियाणा PGT मेंस को लेकर। 20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस भी हुआ था हरियाणा PGT का मेंस का, आंसर राइटिंग वाला, और बाकायदा पूरा रिजल्ट भी इतना शानदार बना था। आप सभी स्टूडेंट्स ने हरियाणा PGT हिस्ट्री का रिजल्ट देखा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की और हड़प्पा सभ्यता की। तो एक बार मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको, क्या हमारे जो क्वेश्चन हमारे आए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं, तो ये मैंने अलग कर लिए हैं। बाद में पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, और थ्योरी के बाद में हम इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे दोस्तों, है ना। ये वो सारे क्वेश्चन हैं हड़प्पा सभ्यता के जो कि आपके पेपर में बने हैं, और पेपर में मतलब और कहीं नहीं, या DTSSB में भी पहले नहीं। मैं ये जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ये वे क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ इन 2 दिनों के अंदर हड़प्पा सभ्यता में पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सारे आपके हैं। तो मैं थ्योरी पे आ जाऊं, और थ्योरी पे आते ही मैं आपको एक बात यहां पे कर लूं पहले कि जी हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कितनी जगह है जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, कितनी जगह है ऐसे। तो आप कहते हैं जी देखो, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन पे एक क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पे क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पे क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन पे क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता के कला पे क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन पे क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में हड़प्पा सभ्यता की काल तिथि निर्धारण के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है,
हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता की साइट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। ये वो क्षेत्र है दोस्तों जहां पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब एक बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो चैप्टर लगभग है कि 10 दिन की क्लास में कंप्लीट होता हो, 10-11 दिन जिस चैप्टर के अंदर पूरा करने में लगता हो, अब आप उस चैप्टर को अगर आप यहां पे 1.5-2 घंटे के अंदर करेंगे तो आपको एक बात तो पता होगा कि इतनी ज्यादा मतलब डीप एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन मेरे जो पेन की जो उंगली लगेगी, पेन जहां पे टिप होगा, या मैं जो भी बात बोलूंगा मैं एकदम बिल्कुल फैक्चुअल वे में आपसे बात करूंगा दोस्तों, टू द पॉइंट बात करूंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सीधी आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं अब शुरू कर देता हूं आपके अपने टॉपिक को। क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे, पहले एक बार ये थ्योरी वाला पार्ट हम अपना इसका देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, एक बात और है भाई, जो स्टूडेंट DTPSB के कोर्स के साथ जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं, एक चीज मैं बता दूं कि टोटली जैसा कि लंबा सिलेबस छोड़ा है, मैंने कल भी आपको लाइव क्लास के अंदर कहा था कि 100% तो लाइव में नहीं हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम लाइव करने का प्रयास करेंगे और बाकी का फिर हम जो है जो अभी 1-2 दिन के अंदर जो बाकी का पार्ट है वो उसको रिकॉर्डेड पार्ट में हम करने का यहाँ पे कवर यहाँ पे करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके पार्ट को हम यहाँ पे कवर करते हैं दोस्तों, है ना। शुरुआत राजनीतिक जीवन से, साइट्स को सबसे बाद में, खोज वाले मामले को भी बाद में। ये तो बात ऐसी है, इधर से पढ़ ले या दूसरी साइड से ले ले। राजनीति के बाद में समाज पढ़ ले, समाज के पहले राजनीति पढ़ ले, आनी है दोनों जगह, तो दोनों जगह इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। सुन, आवाज तो सभी को क्लियर आ रही है ना, और पीपीटी क्लियर है सभी को? एक बार बता दो मुझे, क्या पीपीटी क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं है ना, एक बार बता दीजिए फिर, क्योंकि ब्राइटनेस तो नहीं है ना, ठीक। देखिए, जब हम हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन की बात करेंगे दोस्तों, तो उसके अंदर हम एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे कि अब आपको यहाँ पे एक चीज पता है कि हमें प्रॉपर ऐसी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के मामले में नहीं है, राजनीतिक जीवन के मामले में जिस प्रकार से हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता, लेटर गुप्ता और वो सब पढ़ते हैं। हाँ, ये एक डाउट रहता है हमेशा हड़प्पा की राजनीति पे क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है दोस्तों कि हड़प्पा के अंदर जो राजनीति थी वो धर्म आधारित शासन चलता था। हड़प्पा के अंदर जो राजनीति थी वो पुरोहितवाद वहाँ पे था। हड़प्पा के अंदर जो राजनीति थी वो वहाँ पे व्यापार वाणिज्य के माध्यम से शासन होता था, वो व्यापारी लोग वहाँ पे शासन करते थे। हड़प्पा के अंदर जो शासन चलता था वो ग्रामीण शासन प्रणाली के आधार पर चलता था। हड़प्पा के अंदर जो शासन चलता था वो नगर शासन प्रणाली चलता था। इस तरीके से हमारे हड़प्पा सभ्यता पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो हम जानेंगे कि भाई रामशरण शर्मा ने क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक वर्ग का शासन था। हम स्टुअर्ट पिगट की बात को देखेंगे कि स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि यहाँ पे पुरोहितवाद का शासन था। हम यहाँ पे पोसेल की बात करेंगे, कहेंगे कि नगर शासन प्रणाली तंत्र था। हम यहाँ पे फेयर सर्विस की बात करेंगे, फेयर सर्विस कहते हैं कि ग्रामीण शासन तंत्र था यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली की भी बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे आप देखना कि हमने सबसे पहले कहा कि भाई स्टुअर्ट पिगट ने कह दिया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये एक विस्तृत साम्राज्य है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इन्होंने क्या बोला, एक जुड़वा राजधानी का रूप इन्होंने दिया। तो और इन्होंने क्या कहा स्टुअर्ट पिगट ने कि यहाँ पे जो शासन तंत्र चलता था हड़प्पा के अंदर वो पुरोहित राजा का शासन होता था। किसका? पुरोहित राजा का। फिर रामशरण शर्मा ने क्या कहा? रामशरण शर्मा ने कहा कि यहाँ का जो शासन तंत्र चल रहा था, क्योंकि हड़प्पा एक व्यापारिक सभ्यता है, तो व्यापारिक लोगों का शासन तंत्र हड़प्पा के ऊपर यहाँ पे हमारा चलता था। फिर मैंने बीबी लाल की बात कर ली कि बीबी लाल क्या कहते हैं। बीबी लाल इस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से महाजनपद पीरियड हमारे होते थे, 16 महाजनपदों में अलग अलग जगह पे अलग अलग शासन तंत्र हमारा चलता था, तो इसी प्रकार से बीबी लाल ने कहा कि छोटे छोटे क्षेत्रों में ये शासन तंत्र प्रणाली हमारी थी। इस प्रकार से ये चीजें डिवाइड थी, ऐसे राजनीति अलग अलग क्षेत्रों से हमारी चलती थी। तो बीबी लाल ने कहा, ये है ना, इसकी बात यहाँ पे छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व की बात बीबी लाल ने की। अर्नेस्ट मैके ने क्या कहा?
अर्नेस्ट मैके ने कहा कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली थी, है ना, डेलीगेट शासन प्रणाली थी। हंटर का क्या मानना है? हंटर कहते हैं कि यहाँ पे जो शासन प्रणाली थी वो जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, ना कि राजतंत्रात्मक, जनता का शासन था। ये बात कौन कहते हैं? हंटर कहते हैं दोस्तों। फिर मार्टिमन व्हीलर की बात आ गई। मार्टिमन व्हीलर क्या कहते हैं? मार्टिमन व्हीलर कहते हैं कि मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन प्रणाली यहाँ पे थी। क्या थी जी? मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन प्रणाली यहाँ पे हमारी थी भाई। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों एएल बासम की। एएल बासम क्या कहते हैं कि यहाँ पे शासन तंत्र जो था वो धर्मतंत्रीय था, धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली यहाँ पे थे। फिर हम बात करते हैं एसी मलिक और एलमन सर्विस की। ये दोनों क्या कहते हैं? एसी मलिक और एलमन सर्विस ये कहते हैं कि यहाँ पे नायक तंत्रीय शासन प्रणाली थी, नायक तंत्रीय शासन प्रणाली थी। कौन कहते हैं ये बात? एसी मलिक और जो है एस मलिक और एलमन सर्विस। फिर फेयर सर्विस की बात आती है। फेयर सर्विस क्या मानते हैं? कि ग्रामीण स्तर पर शासन तंत्र यहाँ पे हमारा चलता था। फिर हम पोसिल की बात करते हैं। पोसिल क्या कहते हैं? नगर परिषद शासन तंत्र था। ये 10 पॉइंट याद रखने हैं आपने, ये 10 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। हंटर क्या कहता है? एएल बासम क्या कहता है? स्टुअर्ट पिगट क्या कहता है? रामचंद्र शर्मा क्या कहते हैं? यहाँ पे फेयर सर्विस क्या कहते हैं? पोसिल महोदय क्या कहते हैं? एससी मलिक क्या कहते हैं? इनको देखना है कि किसने कहा कि नायक तंत्री है और किसने क्या कहा। इससे जुड़े हुए अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा दूँ साथ साथ में कि किसने कहा था कि यहाँ पे शासन पद्धति जो है अति केंद्रीकृत थी, है ना, केंद्रीकृत थी, तो आप कहेंगे कि पुरोहितवाद की बात की थी, केंद्रीकृत शासन प्रणाली की बात की थी, तो आप कहेंगे स्टुअर्ट पिगट ने बोल दी थी ये बात, स्टुअर्ट पिगट ने बोल दी थी। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि किसने कहा था कि शासन तंत्र जो है वो ग्रामीण स्तर पर नियंत्रित था, ग्रामीण स्तर पर नियंत्रित था। तो किसने कहा था? व्हीलर ने, एसआर राव ने, हंटर ने, या फिर फेयर सर्विस ने। तो आप कहेंगे ये जो शासन तंत्र की बात करते हैं ग्रामीण स्तर पर चलती थी चीजें प्रणाली, तो आप कहेंगे फेयर सर्विस ने। किसने जी? फेयर सर्विस ने, फेयर सर्विस ने। इसके बाद में बात आती है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो हमने देख लिया कि नगर परिषद शासन, नगर परिषद शासन, तो आपने कहा कि पोसिल महोदय ने कहा। फिर आपने कहा नायक तंत्रीय शासन प्रणाली, तो आपने देखा एससी मलिक और एलमन सर्विस, इन दोनों का नाम नायक तंत्रीय शासन प्रणाली के अंदर हमारा आता है दोस्तों। फिर हम कहते हैं मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक, एएल बासम, वणिक वर्ग रामचंद्र शर्मा। तो देखो वणिक वर्ग रामचंद्र शर्मा ये बात ठीक है भाई, नायक तंत्रीय एलमन सर्विस ये बात ठीक है, नगर परिषद ये भी ठीक है, लेकिन मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक एएल बासम नहीं थे। इसका उत्तर बताइए क्या था आपका, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किसने कहा था कि हड़प्पा में राजतंत्र ऐसे चलता था छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड होके। तो ये बात किसने बोली थी? बीबी लाल ने बोली थी। हड़प्पा सभ्यता ओलिगार्की शासन व्यवस्था थी, ओलिगार्की शासन व्यवस्था थी। मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है ओलिगार्की का? ओलिगार्की का मतलब होता है लोगों के समूह द्वारा शासन तंत्र, लोगों के समूह द्वारा शासन तंत्र यहाँ पे ना। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके राजनीतिक संगठन के बारे में किसने लिखा कि सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों ना हो उसमें प्रमुखता धर्म को ही प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता के शासक भी देश और राजधानी का शासन उन्हीं तरीकों से चलाते थे जिसने सुमेर और अक्कद के समकालीन शासक चलाते थे। तो यानी कि यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं, इसकी बात आप सुनिए कि राजनीतिक संगठन के बारे में किसने कहा कि धर्म को ही इंपोर्टेंट माना, यहाँ पे धर्म को ही इंपोर्टेंट यहाँ पे माना। तो आप क्या कहेंगे बताइए भाई, किसने? क्योंकि जॉन मार्शल का नाम तो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा नहीं है भाई, और रफीक मुगल का नाम भी नहीं पढ़ा है। तो स्टुअर्ट पिगट ने पुरोहितवाद की बात की थी और मार्टिमन व्हीलर ने क्या कही यहाँ पे? धर्म की बात की थी कि भाई धर्म आधारित यहाँ पे शासन तंत्र हमारा चलता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी कही थी वो किसने कही थी? तो आप कहेंगे स्टुअर्ट पिगट ने कही थी। मेरे हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ज़्यादा करने की आपको कुछ भी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद में हम करते हैं इनका राजनीति के बाद में जो भी पार्ट आएगा सारे करने हमने था ना। इसके बाद में करते हैं इनका धार्मिक पार्ट। राजनीति की बात क्लियर सभी स्टूडेंट की भाई? हाँ जी, अंडरस्टैंड एवरीवन? यस जी। काजल, मनु, मंजू, अंकिता, शालू, बाकी स्टूडेंट, वरुण कुमार। देखो पीडीएफ हिंदी में रहेगी भाई, पीडीएफ इंग्लिश में नहीं होगी, और वे ऑफ टीचिंग भी यही रहेगा जो हम करा रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। बबीता, बाकी स्टूडेंट क्लियर सभी को? अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इनके धार्मिक जीवन की। अब धार्मिक जीवन को देख लेते हैं एक बार।
हम पहले सबसे पहली बात ये देखते हैं कि धर्म के अंदर हम पढ़ते क्या है। हम धर्म के अंदर ये पढ़ते हैं कि दोस्तों मंदिर वगैरह थे उस समय, ये नहीं थे। उस समय वहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, नहीं होती थी। उस समय पुरुष प्रधान, मतलब यहाँ पे हम मातृ देवी की पूजा मान देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या फिर इस समय वहाँ पे जो है हमारा हम देखते हैं कि भाई क्या पक्षी की पूजा होती थी, क्या पशु की पूजा होती थी, क्या वृक्ष की पूजा होती थी, क्या इसके अलावा अन्य कौन कौन सी पूजा थी जो हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों। तो हम जनरली यही कहते हैं देखो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर दोस्तों मातृ देवी की मूर्ति बहुत ज्यादा मिली है। इसी आधार पे हम कह देते हैं कि मतलब यहाँ पे समाज तो था ही मातृ सत्तात्मक हड़प्पा, समाज तो हड़प्पा जो हमारा वो मातृ सत्तात्मक था ही, लेकिन यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि पूजा भी यहाँ पे मातृ देवी की पूजा बड़े स्तर पर हम यहाँ पे देखते हैं। इसके उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे। पुरुष पूजा भी हमें यहाँ पे देखने के साक्ष्य मिलेंगे। हम यहाँ पे पशुपति जो शिव की फॉर्म में, या कहे तो एक पद्मासन ध्यान की मूर्ति जो हमारा एक साक्ष्य मिलता है, पद्मासन ध्यान लगाए हुए है, उसमें हमें एक प्रमाण मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि भैंसा, गेंडा, हाथी, चीता, हिरण उसके साथ उनके साक्ष्य मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे ये एक इसको धार्मिक तौर पे हम इनको पढ़ते हैं। फिर हम जब बात करते हैं पशु की पशु पूजा की बात होती है हड़प्पा सभ्यता में, तो हम कहते हैं कि एक सरंगी पशु की पूजा करते थे, यानी कि यूनिकॉर्न की पूजा करते थे। फिर हम पक्षी की बात हम करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक पवित्र पक्षी होता था जिसको आप पाकथा के नाम से जानते हैं, पाकथा, है ना। फिर हम वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल की पूजा करते थे वृक्ष के तौर पे। नाग पूजा हड़प्पा सभ्यता वाले करते थे। यहाँ पे इसके अलावा सूर्य उपासना हड़प्पा सभ्यता वाले करते थे। तो कुल मिला के बात इतनी है, एग्जाम में आएगा कि किस चीज़ की पूजा नहीं करते थे, कहाँ से क्या प्रमाण नहीं मिला। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार आप देख लीजिए कि हमने कहा कि सर जॉन मार्शल ने नारी वर्ण मूर्ति बड़े स्तर पे प्राप्त हुई है, तो कह दिया कि भाई क्या कह दिया कि मातृ देवी को इन्होंने यहाँ पे प्रमुख माना है। यहाँ पे इन्होंने मातृ देवी को इन्होंने पृथ्वी देवी की संज्ञा भी यहाँ पे इन्होंने दी है ना, क्योंकि हमें एक महिला के गर्भ से जो है वो हमें यहाँ पे पौधा उगते हुए दिख रहा है, यानी कि उर्वरता की देवी की संज्ञा हमने उस महिला को वहाँ पे दी है ना। साथ में यहाँ पे हम कहते हैं इस धर्म के अंदर हम देखते हैं कि मानव बलि का विधान था, पशु बलि का विधान था, है ना। मानव बलि भी दी जाती थी, पशु बलि भी यहाँ पे दी जाती थी। फिर हम एक चीज देखते हैं कि भाई पशुपति की पद्मासन मुद्रा मिली है। एग्जाम में आता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन कि पशुपति की जो पद्मासन मुद्रा है वो कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। किसको मिली है मोहनजोदड़ो से, तो आप कहते हैं मैके को मिली है। अब बात आती है इसके ऊपर कौन कौन से पशुओं का अंकन है, वो मैंने अभी जो बताया आपको, गेंडा, भैंसा, हाथी और चीता और हिरण। तो आप कहते हैं जी देखो इसके दाईं ओर जो है चीता और हाथी है, बाईं ओर जो है इसके गेंडा और भैंसा है। दाईं ओर चीता और हाथी और बाईं ओर गेंडा और भैंसा, नीचे जो है दो हिरण है। और मार्शल ने इसको क्या कहा, रुद्र या फिर शिव से इसकी तुलना की है। जो पशुपति शिव की मुद्रा मिली है, मैके ने जिसको मोहनजोदड़ो से खोजा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सींग वाले देवता का चित्रांकन कहाँ पे है, तो कालीबंगा में, कोटदीजी में और पादरी में। ये तीन स्थान है जहां पे सींग वाले देवता का चित्रांकन है। अब आप जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना बाद में, आप उसमें एक चीज देखोगे दोस्तों, आप उसमें पाओगे कि उसमें आपसे यही पूछ लिया कि गेंडा कहां से मिला है। तो एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई किसी भी फैक्ट को आप अदरवाइज में मत लेना। कालीबंगा, कोटदीजी और पादरी से क्या मिला है, हमारा सिंह वाले देवता का अंकन यहाँ पे हमारा मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग और बहुसंख्यक चक्र व छल्ले कहां से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि लिंग के साक्ष्य कहां से मिले, तो कालीबंगा से मिले। याद रखना दोस्तों, लिंग के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। यानी कि लिंग और योनि की पूजा कहां पे होती थी, लिंग और योनि की पूजा आपकी कालीबंगा के अंदर होती थी दोस्तों। वृक्ष के तौर पे हम किसका पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, आज भी करते हैं वृक्ष के तौर पे पीपल की पूजा, है ना। पशु के तौर पे किसकी पूजा करते थे, यूनिकॉर्न की, यानी कि एक सरंगी पशु की पूजा करते हैं। कौन कहता है, मार्शल कहता है। और हम ये कहते हैं कि जो एक सरंगी पशु है इसको राजकीय चिन्ह माना। किसने राजकीय चिन्ह माना, इसको श्री रत्नागर ने राजकीय चिन्ह माना। जैसे हम कहते हैं कि मौर्यों का जो राजकीय चिन्ह है वो मयूर है, मोर है। गुरुन वेडल ने कहा है, जर्मनी के जो इतिहासकार है उन्होंने कहा है, यहाँ पे श्री रत्नागर ने इनको क्या माना, वो इनको यूनिकॉर्न को राजकीय चिन्ह माना। पक्षी कौन सा है इनका भाई पवित्र,
तो हम कहते हैं पाक था, इनका पवित्र पक्षी है ना। नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? लोथल और मोहनजोदड़ो से नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। सूर्य उपासना के साक्ष्य क्या आप ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता में सूर्य उपासना के साक्ष्य मिलते हैं? तो आप कहेंगे यस, हड़प्पा सभ्यता से सूर्य उपासना के साक्ष्य हमारे मिलते हैं दोस्तों। फिर बात आती है क्या यहां पे यज्ञ की महत्ता थी? हम कहते हैं जी हाँ, यज्ञ वेदिका हमारी मिली है, कालीबंगा से भी मिली है, लोथल से भी मिली है, बनावली से भी मिली है, कई जगह से हमारी ऐसे यज्ञ वेदिका के साक्ष्य मिले हैं जहां से हमें यज्ञ कराने के प्रमाण मिलते हैं। फिर हम उसके बाद में कहते हैं यज्ञ वेदिका प्राप्त होगी भाई आपको। इसके बाद में हम कहते हैं कि भाई समाधान प्रक्रिया, तो आप कहते हैं यस, 3 प्रकार की समाधान प्रक्रिया प्रचलित थी। एक पूर्ण समाधिकरण, जहां पे व्यक्ति जब मृत्यु होती थी उसको दफना देते थे, उसके साथ में कुछ भौतिक वस्तुएं रखते हुए, उसको पूर्ण समाधिकरण बोलते हैं। एक वो कि जिसकी मृत्यु होती थी उसको जो है ऐसे छोड़ देते थे जानवरों के पास, जब थोड़ा बहुत उसका शरीर का पार्ट बचता था उसको दफना देते थे, उसको आंशिक समाधिकरण बोलते हैं। और एक वो कि जो तीसरा जो है वो आपका कलश समाधान, जिसको जैसा कि आज जो प्रचलित है, जिसका दाह संस्कार हम करते हैं, उस प्रणाली को कलश समाधान यहाँ पे बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी प्रचलित थी, तो इनमें से सबसे ज्यादा पूर्ण समाधिकरण वाली प्रथा ही यहाँ पे हमारी प्रचलित हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात आती है कि इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे दफनाया जाता था। तो जनरली हम कहते हैं कि भाई मृतक का जो सर है वो उत्तर में और पैर जो है वो दक्षिण में रखे जाता है, लेकिन कालीबंगा अपवाद है, कालीबंगा अपवाद है, उल्टा है। कालीबंगा के अंदर सर जो है वो दक्षिण में मिला है, पैर जो है उत्तर में मिला है। लोथल में जो है सर जो है पूर्व में मिला है, पैर पश्चिम में मिला है। रोपड़ में सर जो है पश्चिम में मिला है, पैर जो है पूर्व में मिला है। ये कहानी किसकी है? रोपड़ की है। ठीक है, फिर हम कहते हैं जो कब्रिस्तान है R39, ये कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। और इस R39 की खोज किसने की? तो जे एम किनोयार ने इसकी खोज की थी भाई। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान यहाँ पे हमारा नहीं मिला है। फिर हम युग्मित समाधान की बात करते हैं कि एक ही कब्र से 2-2, 3-3 पेयर में हमें शव के प्रमाण हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो कालीबंगा और लोथल से लगभग ऐसी जानकारी मिलती है कि लोथल से तो 3 पेयर मिले थे हमारे डेड बॉडी की एक जगह से ना, कालीबंगा से भी मिला है। फिर बात आती है कि महिला के साथ में बच्चे को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो महिला के साथ में बच्चे को दफनाए जाने के जो साक्ष्य है वो हड़प्पा से यहाँ पे हमारे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इनके साथ में भौतिक वस्तुएं रखते हैं, तो पारलौकिक जीवन की एक कल्पना यहाँ पे की जाती थी। जैसे कि आप कहते हैं कि नवपाषाण काल में बुर्जहोम को आप पढ़ते हैं, और बुर्जहोम के अंदर आप क्या देखते हैं? बुर्जहोम के अंदर यहाँ पे आप देखते हैं कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के हिसाब से, तो आप कहते हैं रोपड़ से भी मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, और वहीं से लोथल से, रोपड़ से कुत्ते के साक्ष्य और लोथल से बकरी के साक्ष्य मानव के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि ये आंशिक समाधिकरण क्या होता है, वो हमने बता दिया। आंशिक समाधिकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले? बहावलपुर से मिले। एक एग्जाम्पल है कि बहावलपुर से समाधान की कौन सी प्रक्रिया के साक्ष्य आपको यहाँ पे नजर आते हैं, तो आंशिक समाधिकरण कहते हैं। फिर कलश समाधान, जिसमें दाह संस्कार करते हैं, इसको दाह संस्कार भी बोलते हैं। ये साक्ष्य सुरकोटड़ा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर। किसके? कलश समाधान के। फिर हम कहते हैं जी कलश समाधान या दाह संस्कार को मैके ने क्या कहा? प्रतीकात्मक समाधि मैके ने इसको यहाँ पे माना है दोस्तों। फिर हम कहते हैं कि जो ये राखी गढ़ी और फरमाना है, मतलब दोनों हरियाणा के अंदर, ये फरमाना भी है ना, ये हड़प्पा के समाधान केंद्र थे। और जो सनोली है ये उत्तर प्रदेश से मिला है, ये भी क्या है? हड़प्पा का, उत्तर हड़प्पा का कब्रगाह है। ठीक है, इसके बाद में सुरकोटड़ा से एक बड़ी चट्टान से ढकी अनोखी कब्र यहाँ पे हमारी मिली है दोस्तों। तो ये क्या था इनका? ये इनका धार्मिक पक्ष था। धार्मिक पक्ष में इनके समाधान की प्रणाली को दोस्तों आपने देख लिया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया आपने बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। असत्य की बात करते हैं। पशु बलि प्रथा प्रचलन में थी, आपने कहा ये प्रचलन में थी पशु बलि प्रथा। हड़प्पाई समाज में नर बलि के साक्ष्य नहीं दिखाई देते, तंत्रवाद के प्रमाण मिलते हैं, स्वास्तिक के प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो ये कह रहा है ना कि दूसरे ऑप्शन में कि हड़प्पाई समाज में नर बलि का साक्ष्य दिखाई नहीं देता, ये गलत है। हमने कहा कि भाई मानव बलि के साक्ष्य दिखाई देते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि आपने बताना है इनमें से कौन सा सत्य कथन है, इनमें से कौन सा जो है वो आपका सत्य कथन है।
तो देखते हैं भाई कि हड़प्पाई धर्म का स्वरूप बहुदेववादी है, दिखाई दे रहा है बहुदेववादी है। मातृ देवी भी है, पुरुष देवता भी है, नाग पूजा भी है, सूर्य उपासना भी है, पीपल की भी पूजा करते हैं, पाख्था की भी पूजा करते हैं, कई सारी पूजा करते हैं, तो बहुदेववादी है। इस धर्म में पुरुष देवता की तुलना में स्त्री तत्व की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की प्रधानता ज्यादा मिली है, तभी तो मार्शल ने इसको अलग से इंगित किया है। हड़प्पाई धर्म का संबंध उत्पादन से है, बिल्कुल सही बात है। यज्ञ प्रचलन में नहीं था, अरे हमने बताया अभी, कालीबंगा बनावली वो सब एग्जाम्पल आपने लिए, यज्ञ प्रणाली यहाँ पे प्रचलन में थी दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 आपके यहाँ पे सही है, चौथा आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया इसका, तो आंसर हो गया 1। आंसर क्या हो गया, 1 इसका यहाँ पे हो गया भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है हड़प्पा सभ्यता के अंदर किसकी किसकी उपासना यहाँ पे होती थी। अग्नि की उपासना होती थी, यज्ञ वेदी मिली है तो आप सीधे से मानना कि अग्नि की उपासना होती थी। मातृ देवी की, हमने मातृ देवी की प्रतिमा तो कई जगह से मिली है। पशुपति शिव वो मिली है, मैके ने मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव को खोजा है। सर्प पूजा, तो हम कहते हैं कि भाई सर्प पूजा के प्रमाण हमारे यहाँ पे मिलते हैं। नाग पूजा और गणेश, तो गणेश के नहीं मिलते दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्म विष्णु और महेश का पहली बार कंसेप्ट जो आपको नजर आता है वही उत्तर वैदिक काल के अंदर नजर आता है। तो गणेश जी तो अभी प्रमाण नहीं मिले हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि डी इसका ऑप्शन है भाई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हुए, आपने बताना इनमें से कौन से सही युग्म सुमेलित है। सही युग्मों को सुमेलित करके आपने बताना है कि मोहनजोदड़ो से एक सरंगी पशु आकृति वाली मोहर मिली है, तो आप कहेंगे जी सही बताना है आपने, हाँ यूनिकॉर्न की साक्ष्य मिली है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से 3 युग्मित समाधि मिली है ना जी, 3 पेयर के अंदर जो समाधान मिले हैं वो हड़प्पा से तो नहीं मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, वो लोथल से मिले हैं 3 पेयर में। तो ये 837 कब्रगाह कहाँ से मिली, ये हड़प्पा से मिली है। तो यानी कि हड़प्पा से मिले 837 कब्रगाह और लोथल से मिले 3 पेयर की समाधान प्रक्रिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ठीक है, और इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर भी यहाँ पे 1 है भाई। नेक्स्ट कि हम देखते हैं कि पशुपति मोहर है जो मैके ने खोजी है मोहनजोदड़ो से, उस पर किसका अंकन यहाँ पे हमारा नहीं है। तो उस पर अंकन नहीं है जो गैंडे का है, मैंने बताया भैंसे का भी है, हाथी का भी है, और बैल की बात ये कर रहे हैं यहाँ पे। देखो हाथी का है, भैंसे का है, गैंडे का है, बैल का अंकन नहीं है। बैल की जगह चीते का अंकन है, नीचे हिरण का भी अंकन है, बट बैल का अंकन यहाँ पे नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट कि हड़प्पा सभ्यता की समाधान प्रक्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो सत्य कथनों को आपने यहाँ पे उजागर करना है कि शवों का सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता था। आमतौर पर कब्रों में शवों के साथ कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, तीनों प्रकार की समाधान प्रक्रिया प्रचलित थी। आप मुझे इसका जवाब दीजिए। देखो अब आप कहेंगे तीनों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक और दाह संस्कार, ये तो तीनों प्रचलित थी, ठीक है, कि हम भौतिक वस्तु के लिए, पारलौकिक जीवन के लिए उनके साथ में कुछ वस्तुओं को रख देते थे, ये बात भी ठीक है। तीसरी बात आप कहेंगे हमेशा, मतलब बात इसको सोचो आप, है ना, ऐसा कोई दूसरा और तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं हाँ जनरली ऐसा होता था कि रखा जाता था, तो हम कहते हैं तीनों ही सही है इसके। कि हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल सनोली, सनोली क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है सनोली, तो आप कहेंगे सनोली है जो है किस लिए, पशु की हड्डी, रक्षा दीवार, मानव समाधान या आवासीय भवन, तो आप कहेंगे ये जो है मानव समाधान के लिए सनोली प्रसिद्ध है। हड़प्पा काल का धर्म इतना सही है, अगर आप इतने को पढ़ लेंगे तो इसी में से बात बन जाएगी रिवीजन के तौर पे। ठीक है जी, अंडरस्टैंड, यस और नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति हो गया, राजनीति के बाद में धर्म हो गया, और आज की राजनीति धर्म से डायरेक्टली रिलेट करती है दोस्तों। अच्छा इसमें क्वेश्चन बच गया, और भी बच गया क्वेश्चन इसमें, वो कर लो। कौन से कथन सत्य है कि यह प्रमुख लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यह लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे, है ना, इसका ऑप्शन है पहला। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, मंदिरों में पूजा की जाती थी, लोहे का इस्तेमाल बहुत कम था। तो यहाँ पे बात आती है, देखो जी मंदिरों में पूजा की जाती थी, एकदम गलत है, मंदिर सिस्टम आया ही नहीं था, मंदिर सिस्टम गुप्ता पीरियड के अंदर हम देखते हैं। लोहे का इस्तेमाल बहुत कम था, लोहा इस समय मिला ही नहीं है भाई, कम का मतलब कुछ भी नहीं है, लोहा मिला है 1000 BC के अंदर जाके, है ना। तो सी और डी बिल्कुल गलत है। कपास से वस्त्र बनते थे, लौकिक सभ्यता थी, ये बात ठीक है। तो इसमें जब सही की बात कर रहे हैं तो 1 और 2 सही है हमारे,
एक और 2 सही यहाँ पे। नेक्स्ट कि लिंग और योनि की पूजा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लिंग और योनि की पूजा के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं दोस्तों। किस इतिहासकार ने यूनिकॉर्न को हड़प्पा सभ्यता का राजकीय चिन्ह बताया है? तो कौन सा इतिहासकार है जिसने हड़प्पा सभ्यता को यूनिकॉर्न को राजकीय चिन्ह बताया? तो सिरिन रत्नाकर ने बताया। सिरिन रत्नाकर ने। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से मालिक के साथ बकरी के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? तो मालिक के साथ बकरी के, ना कि कुत्ते के। कुत्ते की बात आई तो रोपड़ और बकरी आए तो लोथल, बकरी आए तो लोथल। लोथल से दफनाए जाने के प्रमाण यहाँ पे हमारे मिले हैं दोस्तों। तो धर्म हो गया, ये राजनीति हमने कर ली धर्म के बाद में, और जब धर्म हो गया और राजनीति होगी तो इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? चलो कला की कर लेते हैं, पहले आर्ट की बात कर लेते हैं। कला के अंदर क्या पढ़ते हैं आप इनके? आप इनकी कला के अंदर दोस्तों क्या पढ़ते हैं? तो इनकी कला के अंदर आप पढ़ते हैं कि मूर्ति कला कैसी है, या मूर्ति कला के अंदर पाषाण की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, मर्ण मूर्ति है, कैसी मूर्ति है, आभूषण कैसे बनते थे, मुद्रा कैसे बनती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इनकी मूर्ति कला के अंदर आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट जगह ही पेन रुकेगा जाके। हड़प्पन आर्ट देखो जी, तो सबसे पहले हम पाषाण मूर्ति की बात करते हैं, पत्थर की मूर्ति की बात करते हैं। तो जब हम पत्थर की मूर्ति की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ये मूर्ति दिखाई देती है, और आप सभी ने भी देखी होगी। कई सारी प्राचीन भारत की पुस्तकें आती है जहाँ पे ये मूर्ति आपको, इस मूर्ति का अंकन आपको यहाँ पे मिलता है। इस मूर्ति को ध्यान से देख लो, इसी मूर्ति में से चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे निकल जाएगी। ये एक सेल खड़ी की मूर्ति है जिसको हम कहते हैं कि ये पुरोहित की मूर्ति है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है भाई इसमें? तो सबसे पहले बात पूछी जाएगी, ये जो मूर्ति है, मतलब ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की प्रतिमा मिली है वो किसकी बनी हुई है, सेल खड़ी की या धातु की? तो आप कहेंगे सेल खड़ी की बनी हुई है। कितनी हाइट है इस मूर्ति की? तो 19 सेंटीमीटर है इस मूर्ति की हाइट। क्या इस मूर्ति के अंदर मूछ है? नहीं, तो आप कहेंगे मूछ रहित है। क्या इस मूर्ति में सोल ओढ़े हुए हैं? तो आप कहेंगे सोल ओढ़े हुए हैं। क्या इस मूर्ति के दाएं हाथ पर, राइट हैंड पर बाजूबंद है? तो आप कहेंगे यस, बाजूबंद है। क्या इसके अंदर अध खुली आंखें, मतलब आधी आंखें खुली हुई है? तो आप कहेंगे यस, अध खुली आंखें। क्या इस मूर्ति के अंदर होठ नीचे का मोटा है? तो आप कहेंगे यस, होठ मोटा है। क्या इसकी गर्दन मोटी है? तो आप कहेंगे गर्दन मोटी है। क्या इसके बाल पीछे बंधे हुए हैं? तो ऐसे ही नजर आता है कि पीछे इसने बाल बंधे हुए हैं। ये सारी चीजें हम कहाँ पे दिखाई दे रही है? इनकी मूर्ति के अंदर दिखाई दे रही है। और ये दाढ़ी इसने अपनी सजाई हुई है। और मैके ने इसको क्या कहा, ये भी बात आती है कि किसने जो है, जो पुरोहित की जो मूर्ति मिली है तो उसको पुजारी की मूर्ति किसने कहा? तो मैके ने कहा। उसको योगी की मूर्ति किसने कहा? तो आरपी चंद्रा ने कहा। किसने कहा जी? आरपी चंद्रा ने उसको योगी की मूर्ति कहा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता आया है। इसके बाद में एक मोहनजोदड़ो से एक और 10 इंची संयुक्त मूर्ति मिली है। इसमें जो ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो संयुक्त मूर्ति है उसमें शरीर किसका है? तो शरीर है भेड़ का, और जबकि सिर किसका है? सिर है हाथी का। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से एक संयुक्त मूर्ति जिसमें शरीर जो है वो भेड़ का और सिर जो है वो हाथी का है, वो कहाँ से मिली है? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद में मोहनजोदड़ो से 2 मूर्ति देख लिया आपने प्रमुख तौर पे। इसके बाद में आप बात करते हैं हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों की। तो हड़प्पा की जो पाषाण मूर्ति है वो सिर रहित मूर्ति है ना, मानव मूर्ति है, जिसको हम नटराज, उसको क्या कहते हैं, मतलब नटराज की मूर्ति किसने माना? तो वीएस अग्रवाल ने उसको नटराज की मूर्ति माना। ठीक है, ये ध्यान रखना आप इसको। ये थी आपकी क्या? ये थी आपकी यहाँ पे पाषाण मूर्ति, पत्थर से जो मूर्ति यहाँ पे हमारी बनाई जाती थी दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं धातु निर्मित मूर्ति की। जब धातु निर्मित मूर्ति की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक ये नृत्यांगना, नृत्य करती हुई एक मूर्ति हमें यहाँ पे नजर आती है त्रिभंग मुद्रा के अंदर। इसी में से सारे जवाब निकल जाएंगे, सारे जवाब इसी में से निकल जाएंगे। इसकी हाइट कितनी, पहले यही पूछा जाता कि कहाँ से मिली है भाई, ये डांसिंग गर्ल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिले हैं जी। जैसे हमने देखा उसकी हाइट 19 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है? तो आप कहते हैं इसकी हाइट 10.8 सेंटीमीटर है, 10.8 सेंटीमीटर है। इसके बाएं हाथ में कितने चूड़ियाँ है? ये लेफ्ट साइड में, तो आप कहते हैं 24-25 के करीब चूड़ियाँ है। दाएं हाथ में कितने कंगन है? तो 4 कंगन है, एक कैयूर ऊपर बंधा हुआ है, 4 कंगन है और ये ऊपर कैयूर ये बंधा हुआ है।
इसने वस्त्र डाले हुए हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं, वस्त्र रहित है। इसके पैरों का हिस्सा टूटा हुआ है क्या, यस, इसके पैरों का हिस्सा यहाँ पे टूटा हुआ है। इसके गले में वो मेखला, ये हार पड़ा हुआ है क्या, तो आप कहेंगे ये समय एक हार नजर इसके यहाँ पे आता है। इसके बाल घुंघराले हैं क्या, तो हमें घुंघराले बाल नजर आते हैं जो कि यहाँ पे पीछे बंधे हुए हैं, पीछे यहाँ पे बंधे हुए हैं, है ना। ये किस मुद्रा में हमें दिखाई दे रही है, तो नृत्य करती हुई ये दिखाई दे रही है। कौन सी मुद्रा है ये इनकी त्रिभंग मुद्रा है, त्रिभंग मुद्रा है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल दिया, ये बोल दिया। तो मार्शल के अनुसार ये क्या है, एक आदिवासी स्त्री का रूपांकन है, आदिवासी स्त्री का रूपांकन है। ये किसने कहा, मार्शल ने कहा। जैसे ऊपर हमने मैके को और चंद्रा को देखा था, तो किसने कहा डांसिंग गर्ल को आदिवासी स्त्री, तो आप कहेंगे मार्शल ने कहा। किसने कहा इसको बलूची नारी, तो कुल्ली महोदय ने कहा। सॉरी, कुल्ली से जो प्राप्त हुई उसको बलूची नारी की संज्ञा किसने दी, तो स्टुअर्ट पिगट ने दी भाई, स्टुअर्ट पिगट ने बलूची नारी की संज्ञा दी हमें, ठीक है। तो इस मूर्ति से सारा कुछ यहाँ पे हमारा निकल के यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से दोस्तों कि पशु मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से भैंसा और भेड़ की कांस्य की मूर्ति मिली है, ठीक है। लोथल से कुत्ते और कालीबंगा से मिली बैल की तांबे की मूर्ति हमारी यहाँ पे ज़्यादा प्रेष करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कांसे के 2 बैल युक्त रथ प्राप्त हुआ है, तो महाराष्ट्र दायमाबाद से ये प्राप्त हुआ है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो धातु मूर्ति मिली है उसमें कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती थी, तो लोस्ट वैक्स मेथड, जिसको आप बोलते हैं मधुचिष्ट विधि, उसके प्रयोग में यहाँ पे लाई जाती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में ये होगी धातु मूर्ति, पहले पाषाण मूर्ति होगी। अब बात करते हैं मर्ण मूर्तियों की। तो आपसे पहले तो ये पूछी जाएगी आपसे यहाँ पे कि देखो मर्ण मूर्तियाँ जो मिली है वो मानव की मिली है या पशु की भी मिली है, तो आप कहेंगे मर्ण मूर्ति मिट्टी से जो बनती थी वो मानव की भी मिली है और वो आपकी पशु की भी मिली है। तो मर्ण मूर्ति जो है मानव और पशु दोनों की मिली है, लेकिन ज़्यादा अगर ये पूछे जाएगी कि मर्ण मूर्तियों में जो सर्वाधिक जो संख्या है वो किसकी है, तो वो पशुओं की मूर्ति यहाँ पे हमारी वो ज़्यादा है। ये बात ध्यान रखना भाई, पशुओं की मूर्ति ज़्यादा है। और अगर मानव की आपस में बात करें कि भाई मानव की मिली तो कम है, लेकिन उस कम में पुरुष की ज़्यादा मिली है या महिला की ज़्यादा मिली है, तो आप कहेंगे महिला की ज़्यादा मिली है मर्ण मूर्तियों के अंदर, ठीक है जी। तो हड़प्पा से लुंगी पहने पुरुष की मूर्ति किसको मिली है, तो वत्स को मिली है। हड़प्पा से लुंगी पहने पुरुष की मूर्ति। फिर हम कहते हैं कि भाई सिंदूर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं जी, मेहरगढ़ और 9 सालों से मूर्तियों के अंदर हमें सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। मूर्तियों के अंदर, हम मूर्तियों की बात कर रहे हैं ना अभी, यहाँ सिंदूर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नारी मूर्तियों को मातृ देवी की संज्ञा हमने पहले ही दे चुके हैं हम, है ना। ये भी हमने देख लिया कि एक मूर्ति की योनि से पौधा निकल रहा है। हमने जब मार्शल की बात की थी तो वो कहाँ से प्राप्त होती है कि एक मूर्ति की योनि से पौधा निकल रहा है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त होती है, हड़प्पा से प्राप्त होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई कुबड़दार बैल और पक्षियों में कई बार पूछा जाता है ना कि जो मूर्ति मिली है उनमें बैल के प्रमाण मिले, तो आप कहते हैं मिले हैं। पक्षियों में कौन से पक्षी के प्रमाण सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो गोरैया के प्रमाण सबसे ज़्यादा मिले हैं, है ना। हड़प्पा से घड़ियाल, कछुआ और मछली के प्रमाण भी मिले हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि क्या गाय की मूर्ति अप्राप्य है, तो आप कहेंगे यस, गाय की मूर्ति अभी तक ऐसे हमें वहाँ पे नहीं मिली है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, है ना। हालांकि हम फिर वैदिक काल के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि वैदिक काल के अंदर बड़े स्तर पे गाय के प्रमाण हमारे यहाँ पे मिलते हैं, बड़े स्तर पे। लोथल, सुरकोटड़ा और कालीबंगा से घोड़े की मर्ण मूर्ति मिली है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम चलते हैं। मुहरे किसकी बनती थी, ज़्यादातर मुहरे जो है वो सेल खड़ी से बनती थी। इसके अलावा और चीज़ें भी थी, लेकिन प्रमुख तौर पे सेल खड़ी का ही प्रयोग यहाँ पे हमारा होता था। कहाँ कहाँ से तांबे की मुहरे मिली है, देखो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता, जिसको आप एक ब्रोंज एज कल्चर के नाम से जानते हैं। ब्रोंज एक मिक्स धातु है, तांबा और कांसा उसका मिलता है ना। तांबा और टीन को मिला के ये धातु आपके यहाँ पे बनती है। तो ये प्रमाण कहाँ से मिले तांबे के, लोथल और देसलपुर से। आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनका अपना चलता रहता था। इनकी जो मुद्रा का जो आकार है वो कैसा था, सामान्य था, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी। तो आप कह सकते हैं कि चौकोर था इनका, मुद्रा की जो फॉर्म थी वो कैसी चौकोर थी यहाँ पे ना, ठीक है। कहीं कहीं 1-2 जगह घनाकार भी क्यूबॉइड शेप में भी आपको वो मिली है। अब यहाँ पे बात आ जाती है दोस्तों, ये क्या है, ये है वही यूनिकॉर्न। ये क्या है, एक सरंगी पशु। अब ये यूनिकॉर्न एक सरंगी पशु है ना, मोहरों पे ज्यादातर ये छपा आता था। ये मोहरी है ये ना हमारी, ये हमारे क्या है, एक मोहर है जिसपे छपा होता है। पीपल का अंकन यहाँ पे हमारा मिलता है दोस्तों। फिर हम इसके बाद में हम कहते हैं कि भाई
हड़प्पा की मोहरों पे गाय, घोड़ा और ऊंट, ये लाइन रट लेना भाई कि हड़प्पा की मोहरों पर किसका अंकन नहीं मिलता। तो गाय, घोड़े और ऊंट का अंकन हमारे यहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों। घड़ियाल कहाँ पे मिलते हैं? घड़ियाल का चित्रांकन मुद्रा पे, तो मोहरों का पे मिलता है। ठीक है, फिर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। ये हो गया, ठीक है, क्लियर। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या है, आर्ट इतनी है, कला वाला पार्ट जो है वो इतना ही है दोस्तों। बताइए, कला क्लियर होगी सभी स्टूडेंट के? राजनीति के बाद में धर्म और धर्म के बाद में जो है कला, ये तीनों पार्ट क्या आप सभी स्टूडेंट के क्लियर हो गए हैं? चलिए भाई, अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। हाँ जी, अब इनकी बात करते हैं थोड़ी इकोनॉमी की, कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी को देखते हैं। देखो दोस्तों, इकोनॉमी के पहलू आपके एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री, यही आपके इकोनॉमी के पहलू होते हैं। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस मात्रा के अंदर हमारे यहाँ पे होती थी। लगभग सभी फसलों के प्रमाण मिलते हैं। चावल के प्रत्यक्ष तौर पे जो प्रमाण मिलते हैं वो हड़प्पा की बाद वाले चरण में, यानी कि उत्तर हड़प्पा काल के अंदर, लेटर हड़प्पन पीरियड के अंदर वो प्रमाण हमें यहाँ पे मिलते हैं। उससे पहले के चरण में धान की भूसी के प्रमाण मिलते हैं, वो भी रंगपुर और लोथल से। बाकी गेहूं, जौ, ये सब फसलें प्रमाणित हो चुकी है भाई। इनके पास में जो है सिंचाई के साक्ष्य आर्टिफिशियल भी है और नहरों के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन नहरों के प्रमाण कम ही मिले हैं। सुरतोगोई से नहरों के प्रमाण मिले हैं और बाकी जलाशय वगैरह धोलावीरा से हमारे प्रमाण में आए हैं। तो इसके बाद में हम कहते हैं कि इनके पास में ग्रेनरी थे, उस अनाज को रखने के लिए उनके पास में क्या थे, अन्नागार इनके पास में थे यहाँ पे ना। और बैलों के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे भाई, खेती बाड़ी करते थे अपने। तो सबसे पहली बात कृषि की देख लेते हैं कि कृषि के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी खेती से परिचित थे। तो टोटल कुल मिला के ये 9 खेती से इनका परिचय था। ईंख से इनका परिचय नहीं था। ईंख को निकृष्ट फसल मानते थे। देखो, ईंख ऐसी फसल है दोस्तों कि हम आगे बात के चरण में मिलती है जानकारी। कौटिल्य भी अर्थशास्त्र में ईंख से मना करते हैं कि ईंख अच्छी फसल नहीं है। अच्छी फसल क्यों नहीं है? कि पानी बहुत ज़्यादा लेती है, पानी बहुत ज़्यादा लेता है ईंख। उत्तर वैदिक पीरियड में हमें ईंख के प्रमाण मिलने लगे हैं, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा से, है ना।
लेकिन यहाँ पे ईंट के प्रमाण यहाँ पे नहीं थे। टोटल कितनी फसलों की जानकारी थी इनको? 9 फसलों की जानकारी थी। मुख्य फसल कौन कौन सी थी जी? मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, है ना। बाजरे की जो 6 प्रकार की जो किस्में मिली है वो कहाँ से मिली है? बाजरे की 6 प्रकार की किस्में तो वो रोजदी से मिली है, रोजदी से। धान की भूसी कहाँ से मिली है? लोथल और रंगपुर से मिली है धान की भूसी। धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं बाद के काल में, उत्तर हड़प्पा काल में? तो हुलास से मिले हैं। कपास के प्रमाण हमें हड़प्पा काल में देख ही लिए भाई, है ना। भारी हल नहीं था इनके पास में, लेकिन ये मत हमें नजर नहीं आता। हमें हल के प्रमाण भी बनावली से और गन्नेरी वाला से और कई जगह से हमें हल के प्रमाण भी यहाँ पे हमारे मिलते हैं। एक खेत में 2-2 फसलों के प्रमाण भी एक साथ हमारे जानकारी में यहाँ पे आते हैं दोस्तों। तो मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला? बनावली से मिला है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। एक साथ 2-2 फसलों के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से। लहसुन के प्रमाण कहाँ से मिले? हरियाणा में बालू से। बालू मतलब कि कैथल से लहसुन के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। खेती के अंदर सिंचाई कैसे करते थे? जलाशय और कुओं के माध्यम से करते थे। कहीं कहीं नहरों के प्रमाण मिले, नहर के प्रमाण सुरतोगोई से मिले हैं। फिर बात आती है कि जी जलाशय के प्रमाण कहाँ से मिले? धोलावीरा से मिले हैं। उसमें कितनी सीढ़ियाँ है? 31 है, 31 सीढ़ियाँ है। अनाज कहाँ पे रखते थे उत्पादी? तो आप कहते हैं अन्नागार के अंदर ही उत्पाद अपने यहाँ पे रखते थे। फिर हम दूसरी बात करते हैं पशुपालन की, कि इनका पशुपालन कैसा था दोस्तों। तो हम यहाँ पे पशुपालन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सारे पशुओं से लगभग जानकारी थी, बट देखो गाय, घोड़ा, ऊंट, हमने पीछे चर्चा करके आए हैं कि गाय का, घोड़े का और ऊंट का अंकन इनकी मोहरों पर यहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों। घोड़े की मरण मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। हड्डियां कहाँ से मिली है? सुरकोटड़ा से मिली है घोड़े की, है ना। और घोड़े की हड्डियां और कहाँ से मिली है आपको? अस्थियां मालवण, कुंतसी और शिकारपुर से मिली है। मालवण, कुंतसी और आपको शिकारपुर से यहाँ पे मिली है। देखो बाद के काल में, उत्तर हड़प्पा काल में घोड़े की हड्डियां हमें भगवानपुर और हस्तिनापुर से भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। इसके बाद में दोस्तों चर्चा करते हैं इसकी कि हाथी दांत कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है हाथी दांत के प्रमाण। और गैंडे की हड्डियां, देखो ये क्वेश्चन आया था इस बार, मैं भी दिखाऊंगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन बना था कि गैंडे के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आमरी से मिले हैं दोस्तों। आमरी से भी मिले हैं, नौसारो, कालीबंगा और हड़प्पा है तो ये भी देख लेना। लेकिन गैंडे के प्रमाण कहाँ से मिले? आमरी से यहाँ पे आपको मिले हैं, ठीक है। तो ये जो एक सरंगी गैंडा, इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से और ये मिले हमारे, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो हड़प्पा काल में पशुपालन के प्रमुख केंद्र के तौर पे हम किसको देखते हैं? तो पशुपालन के प्रमुख केंद्र के तौर पे नेस्दी और शिकारपुर को हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। नेस्दी और शिकारपुर क्या है? पशुपालन का प्रमुख केंद्र यहाँ पे हमारा नजर आता है, ठीक है। पाकतन का पवित्र पक्षी है। मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको याद यहाँ पे आ गई होगी कि इनके पशुपालन में ये बात ध्यान रखनी, पशुपालन के अंदर नेस्दी, शिकारपुर और गाय, घोड़ा और ऊंट का अंकन इनकी मोहरों पर नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट बात यही है इनकी सबसे। इनके बाद में इनके शिल्प और उद्योग की बात करते हैं। शिल्प प्रमुख पार्ट रहता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, उद्योग भी। मौर्य काल में जब हम पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि कारीगर जो होता है ना, शिल्पकार जो होता है, उनको आप अंग भंग नहीं कर सकते, उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो राज्य आपको क्या दे देगा? मृत्यु दंड दे देगा। तो इसके बाद में आप इनके शिल्प और उद्योग की बात करते हैं। कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी कला में ये पारंगत थे, कौन कौन से उद्योग, मतलब छोटे स्तर पे उद्योग कौन से चलते थे। तो हमें ऐसा देखो जानकारी यहाँ पे मिली है कि मैके ने धागे के प्रमाण मिले हैं, तो यानी कि कपड़ा उद्योग इनका ठीक ठाक रहा था। तो इनका प्रमुख उद्योग क्या है? वस्त्र उद्योग था। ऐसे प्रमाण मैके ने उसके अंदर क्या नाम, ये एक उस्त्रे के अंदर लिपटे हुए धागे प्रमाण में मिले हैं। फिर यहाँ पे हम कालीबंगा से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्त्रा ही मिला है वस्त्र में। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा उद्योग प्रमुख है, तो वस्त्र उद्योग यहाँ पे हमारा प्रमुख है। जो पुरोहित राजा हमने देखा था, वो पुरोहित राजा क्या उड़े हुए हैं? वो सोल उड़े हुए हैं। कौन सा सोल उड़े हुए हैं? तिपतिया सोल उड़े हुए पुरोहित राजा। ईंट के भट्टे के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड्डी की सुई कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये हो गया पर इंपॉर्टेंट। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि मनका बनाने के कारखाने कहाँ से? चंदोदड़ो और लोथल से मनका बनाने के कारखाने, ठीक है। इसके बाद में सीसी के उपकरण प्राप्त हुए। सीप उद्योग कहाँ से मिला है? लोथल और बालाकोट से सीप उद्योग प्राप्त हुए। लोथल और बालाकोट से आपके सीप उद्योग प्राप्त हुए। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनकी बात चलते हैं इनकी व्यापार वाणिज्य में, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हमें एक बात पता है
कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से इनका व्यापार यहाँ पे चलता था। आंतरिक भी था, बाह्य भी था। स्थल मार्ग से भी इनका व्यापार होता था और जलीय मार्ग से भी इनका यहाँ पे व्यापार होता था दोस्तों, ठीक है, स्थलीय और जलीय मार्ग से। तो हम देखते हैं भी कहाँ से क्या मिला है। तो तांबे की इक्का गड्डी कहाँ से मिली है? तो तांबे की गड्डी चंद्रदुर्ग से मिली है। नाव के अंकन वाली मोहर कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। सुमेरियन नाव का चित्रांकन किसकी मोहर, कहाँ की मोहर पर हुआ है? मोहनजोदड़ो की मोहर पर हुआ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो की मोहर पर हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। सर क्लास इवनिंग में भी होगी या दूसरे टॉपिक पर? अरे भाई आज तो एक ही टॉपिक पर होगी, दूसरा तो बाद की बात है, पहले ये तो कर लो एक बार, है ना। आपको सारी चीजें बता दी जाएगी वरुण कुमार, है ना, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपको वस्तुओं की, है ना, कि कौन से वस्तु यहाँ पे प्राप्त हुए हुए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। जैसे कि हम तांबे की बात करते हैं, तांबा प्रसिद्ध है यहाँ पे। तांबा कहाँ से मिलता है हमारा? तो तांबा मिलता है खेतड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान फेमस है भाई। सोना कहाँ से मिलता है? एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सोना के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं। तो सोना कहाँ से मिलता है? कोलार खान कर्नाटक से। तो हमने कहा ना कि मौर्य काल में अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का कर्नाटक तक कंट्रोल था, उसके आगे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कर्नाटक बड़ा केंद्र था सोने का, है ना। तो वहाँ तक किया, उसके बाद उनको फायदा नहीं लगा होगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में चांदी और टीन ईरान अफगानिस्तान से। गोमेद जो कीमती पत्थर होता हमारा गुजरात काठियावाड़ से। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान में बदख्शां से। शीशे के प्रमाण कहाँ से मिले? अजमेर से मिले भाई। सेल खड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले? राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान से मिले। जेड के प्रमाण कहाँ से मिले? तुर्कमेनिस्तान से मिले। ये प्रमाण थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना, चांदी और टिन, तो ये तो विशेष तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। अफगानिस्तान के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य सुरतगोई से मिला है। देखो ये जो अफगानिस्तान की जो साइट्स मिली है ना, ये इनका व्यापारिक नगर है, व्यापारिक नगर है इनका, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ इम्पोर्टेंट, हाँ, हड़प्पा की कई वस्तुएं दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान के अंदर जगह पड़ती है। अल्तीन द्वीप, नागाजा और खापुज से मिली है ना, कई वस्तुएं मिली है। देखो कई सारे शहरों के नाम जो हमारे मेसोपोटामिया सभ्यता के, उनके नाम यहाँ पे जानकारी में आते हैं। तो यानी कि हमारा व्यापारिक लेन देन उनके साथ में अपना यहाँ पे चलता था, ठीक है। ईरान के कुछ शहर है, हिसार, अब आप कहेंगे हिसार तो हरियाणा में है, ये ईरान के अंदर भी है। तो ऐसे जैसे गोमती नदी, सरस्वती, ये सब अफगानिस्तान के अंदर भी हम पढ़ते हैं, हड़प्पा उसके वेदिक के अंदर। तो ईरान का शहर था हिसार, शाहदीप, निशार, सुसा, यहल्ला, जलालाबाद, ये सब यहाँ से मन के प्राप्त हुए, ठीक है। ये है वो मेसोपोटामिया के नगर। मेसोपोटामिया के नगर है किस, लगस, निपुर, उर। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना कि हड़प्पा के किस, हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया से कौन सी जगह से हमारे इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो किस से, लगस से, निपुर से और उर से ये साक्ष्य यहाँ पे हमारे प्राप्त हुए दोस्तों। हड़प्पा के किसी भी स्थल से मेसोपोटामिया मोहर नहीं मिली है, मतलब कि डायरेक्ट कोई व्यापारिक संबंध इनके बीच में यहाँ पे नहीं हुआ होगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद में हम कहते हैं कि उर के व्यापारी बहरीन से सोना, तांबा ये खरीदते थे, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सूत कांगेडोर जो कि हमारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, दासक नदी के किनारे, उसको व्यापार का चौराहा हम यहाँ पे मानते थे, व्यापार का चौराहा मानते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। लोथल कौन सी नदी के किनारे पे, संगम पे था? तो लोथल जो है साबरमती और भोगवा के संगम पर है लोथल। कुंतसी कौन सी नदी किनारे पे? तो कुंतसी फुल की नदी के किनारे पे, फुल की नदी के किनारे पे। सूत कांगेडोर दासक नदी किनारे पे। सूत काको सादीकोट नदी किनारे पे। बालाकोट बिंदार नदी किनारे पे। भगतराव किस नहीं है भाई, ये किस गलती से हो गया है। भगतराव किम नदी के तट पर स्थित है। कभी आप सोचे किस नदी कौन सी और गूगल करने लग जाओ, किम नदी है, ये किम नदी के किनारे पे, ठीक है। तो ये इनके हमने नगर देख लिए, इनके कौन सा कहाँ है। तो अब आप एक बार इनके
ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर कर लें, और अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो चीज़ें अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी। कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती का साक्ष्य हड़प्पा क्षेत्र में किसी उत्तर भारत के स्थल से नहीं पाया है? कौन से स्थल से नहीं पाया है भाई? चावल, मटर, जौ, रागी। तो आप कहेंगे देखो बात ऐसी है, रागी का हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। रागी दक्षिण भारत की मिट्टी में होती है, और रागी जो है इसका उत्तर क्या है? रागी है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उपजीविका के साधन के रूप में किन पेशे को अपनाया जाता था? तो उपजीविका के तौर पे तो हम कहते हैं पशुपालन भी था, कृषि भी था, व्यापार और वाणिज्य भी था। पशुपालन, कृषि, व्यापार और वाणिज्य ये सब थे। जुते हुए खेत के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो हम कहेंगे जुते हुए खेत, 2 फसलों के साथ से हमें कहाँ से मिले हैं जी? कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत के प्रमाण। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे माल के आयात के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो आप मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या है? क्या तांबा बहरीन से आता था क्या? जेड स्टोन तुर्कमेनिस्तान, लाजवर्द अफगानिस्तान, जैस्पर राजस्थान? आप बताइए नहीं, इसका सही आंसर क्या है? 4th का उत्तर सही करके मैंने आपको कहा था वो है टेबल, ध्यान से देखना, इसी में से आंसर निकलेगा। 4th का आंसर बताइए। किस स्थान से मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है? तो मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप बनावली से मिला है। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहां से मिला है दोस्तों? बनावली से मिला है। हाँ जी, तो बताइए 4th का आंसर क्या है? तांबा, जेड स्टोन, लाजवर्द, जेस्पर, कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो आप कहेंगे 4th का तो सीधी सी बात है ए ही है, ए है। तांबा बहरीन नहीं है। 5th का डी है। ये वो देख लेना एक बार है ना। इसके बाद में, हाँ इसके बाद में भी है क्वेश्चन, मन के बनाने के अवशेष कहाँ से नहीं मिले हैं? तो मन के बनाने के अवशेष तो हम कहते हैं देखो मन का बनाने का कारखाना कहाँ से है? तो लोथल से, चनोदुडो से, ये तो हमारा था, लेकिन बगसरा भी इंपॉर्टेंट साइट है। बगसरे से भी मन के बनाने कारखाने मिले हैं, रोपड़ से नहीं मिले हैं। पंजाब वाले रोपड़ से नहीं मिले हैं भाई। किन स्थानों से धान की भूसी के प्रमाण मिले? तो रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल से धान की भूसी के प्रमाण यहाँ पे हमारे मिलते हैं। आप बताइए इनमें से कौन से असत्य कथन है 8th का? 8th का कौन सा कथन असत्य है? मैं थोड़ा सा देखो फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं स्लो आपका वेट करूँगा आपके आंसर आने का तो फिर क्या होता है, फिर टाइम लग जाता है। तो इसलिए बस आप जैसा आप खुद से आपके सामने क्वेश्चन आए तो मन ही मन में सोच लिया करो इसका आंसर ये है, फिर मैं जैसे बोलता हूँ आपको उससे क्या होता है, उससे आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ जी ये बात आपकी ठीक है और ये यही सही आप उत्तर है। लहसुन के साक्ष्य हरियाणा के बालू से मिला है, बात ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। शिकारपुर पशुपालन का केंद्र है। हड़प्पा वासियों का चीनी सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। तो 8th का डी है। हमने मेसोपोटामिया और जो दूसरी सभ्यता है वहाँ से संबंध था, बट चीनी सभ्यता के साथ इनका प्रमाण नहीं था। हाँ शेर के साक्ष्य मिले ही नहीं, कभी कोई बी लगाने लगे, तो इसका उत्तर डी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन क्षेत्रों से इनका व्यापारिक संबंध था? फारस की खाड़ी से, बिल्कुल सही है, फारस लगता है ईरान की खाड़ी से। पश्चिमी एशिया से, पश्चिमी तट से तो था ही हड़प्पा सभ्यता का। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से। दक्षिण पूर्व एशिया, अब आप सोचो साउथ ईस्ट एशिया, अरे क्या लेने जाएंगे भाई ये बांग्लादेश और म्यांमार और मालदीव, इधर क्या लेने जाएंगे? हड़प्पा सभ्यता को तो कोई पढ़ते नहीं, तो बी को छोड़कर दो को छोड़कर सारे हैं 1 3 4 5, 1 3 4 5। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन बताना है आपने। असत्य कथन क्या है इसमें? असत्य कथन कि हड़प्पावासी ईंट की खेती से अवगत नहीं थे। हड़प्पावासी ईंट की खेती से अवगत यहाँ पे नहीं थे। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये नहीं थे। बाजरे की 6 किस्मों को पता चलता है, तो आप कहते हैं यस 6 किस्मों को पता चलता है। उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात के भगवानपुर के घोड़ों की हड्डी प्राप्त हुई है, तो भगवानपुर से में घोड़ों की हड्डी प्राप्त हुई है। ईंट के भट्टे के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इनमें से बताना है आपने कौन सा गलत है। तो आप ये बात ध्यान रखना, एक्सीडेंट कई बार जल्दी जल्दी में हो जाता है कि भगवानपुर से घोड़ों की हड्डी के प्रमाण मिले हैं, बट दोस्तों भगवानपुर गुजरात में नहीं है। भगवानपुर कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। तो मेरे हिसाब से आपको हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन भी समझ में आ गया होगा। यस और नॉट? अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट?
हाँ जी, ममता चौहान, रितु, सन्नी कुमार, मंजू, सविता, काजल, निकिता तिवारी, डन। सामाजिक जीवन देख ले इनका। चलिए सामाजिक जीवन देखते हैं। समाज में क्या पढ़ते हैं आप लोग? समाज में पढ़ते कि समाज में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, समाज में दास प्रथा थी या नहीं थी, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बढ़िया थी, खराब थी, समाज में मनोरंजन के साधन क्या थे, समाज में कौन से आभूषण हम पहनते थे या नहीं पहनते थे, समाज में खेलकूद था कि नहीं था, या बोरिंग समाज था। ये सब चीज़ें आप समाज में पढ़ते हैं। किसी का भी समाज हो, ऋग्वेद का समाज हो या उत्तरवेद का समाज हो या समाज किसी का भी हो, लेकिन समाज के अंदर पढ़ते आप यही है। तो इनके समाज को देख लेते हैं दोस्तों एक बार, कि हम देखते हैं कि भाई महिला ठीक ठाक स्थिति में थी, यहाँ पे पूरी फैसिलिटी महिला को दी जा रही थी। उस समय मॉल भी थे शॉपिंग करने के लिए, मॉल में भी जाती थी महिला। सुरकोटरा से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रमाण मिले हैं। मेकअप के सारे सामान आपको मिले हैं। सोने का कंगन हड़प्पा से मिला है। चंदूदड़ों से, नौसारों से सिंदूर और इन सब के प्रमाण आपको मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसमें ना। वर्ण व्यवस्था यहाँ पे वैसी वर्ण व्यवस्था तो नहीं है जो उत्तर वैदिक हड़प्पा काल के अंदर विकसित होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को यहाँ पे पुरोहित बोल देते हैं, क्षत्रिय को यहाँ पे योद्धा बोल देते हैं, वैश्य को यहाँ पे जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग उसकी श्रेणी में रखते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया यहाँ पे। दास प्रथा के छोटे मोटे प्रमाण हमें ये नजर आते हैं कि जहाँ पे बड़े मकान थे, उन बड़े मकानों के पास में छोटे मकानों के भी प्रमाण प्राप्त हुए। तो ऐसा लगता है कि शायद वो उनके दास के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखते हैं, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी और शिल्पकार या श्रमिक, इस प्रकार से इन्होंने वर्ण व्यवस्था को विभाजित किया है। हम यहाँ पे पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर के तौर पे हम यहाँ पे इनको देखते ही है कि पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला ऊंचे पे होता था, पूर्वी टीला हमारा यहाँ पे नीचे पे होता था। और कहीं कहीं धोलावीरा जैसे नगर में 3-3 टीले भी मिलते हैं। धोलावीरा एक ऐसा नगर था जहाँ पे 3 टीले मिलते हैं, मध्य, पूर्वी और पश्चिम। ठीक है। समाज में पुरोहितों का सम्मानित स्थान था। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कई बार पूछा जाता कि हड़प्पा सभ्यता में किसने दास प्रथा के प्रमाण को स्वीकृत किया है। तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो दास प्रथा के प्रमाण को स्वीकृत किया वो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर ने किया है। दोस्तों इनका समाज कैसा है? मात्र सत्तात्मक समाज है। समाज में खान पान कैसा है? तो समाज में खान पान शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है, दोनों टाइप का खान पान इनका अपना था। मतलब मुर्गा, मच्छी, मीट भी खाते थे और गेहूं, चावल ये भी खाते थे भाई। तो आप कहते हैं कि इनके वस्त्र कैसे थे? सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र थे इनके, है ना। तो चांदी वगैरह में हमें सूती वस्त्र का प्रमाण हमारे यहाँ पे मिलता ही है। आभूषण महिला पहनती थी या पुरुष भी पहनते थे? तो आभूषण प्रेमी सिर्फ महिला ही नहीं थी, आभूषण प्रेमी पुरुष भी थे, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है। तो गोमेद के मनकों का हार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। गोमेद के मनकों का हार मोहनजोदड़ो से मिला। किसने मिला है? मार्शल को मिला है, मार्शल को मिला है। ठीक है। इसके बाद में सोने का कंगन कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है सोने का कंगन। लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिले? चंदूदड़ो से मिले हैं लिपस्टिक के प्रमाण, है ना। कौन सा खेल खेलते थे? शतरंज खेलते थे। खेलने के बोर्ड कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले। अब आप कहेंगे लोथल से मिले हैं। अच्छा, स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जूनीकरण से मिले हैं। अब एक दिन कोई पूछ रहा था मेरे से किसी क्लास में कि स्टेडियम जूनीकरण धोलावीरा से, खेलने के बोर्ड लोथल से। बोर्ड में कौन सा स्टेडियम की जरूरत होगी आपको? ठीक है, जूनीकरण ये धोलावीरा के अंदर पड़ता है। मिट्टी की खिलौना गाड़ी कहाँ से मिली है? अल्लादीनों से मिली है। अल्लादीनों से मिट्टी की खिलौना की गाड़ी मिली है। लट्ठू खेल के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पा से। लट्ठू खेल कौन सा होता है दोस्तों? लट्ठू खेल के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पा से। लट्ठू होता है वो जो है ना, किसी कपड़े को लपेट लेते हैं और पीछे लेके भागते हैं, उसको लट्ठू बोलते हैं। और पिट्ठू क्या होता है? कपड़े की बोल या कैसी बोल बनाते हैं उसको, उससे फेंक के मारते हैं, वो पिट्ठू। तो पिट्ठू के प्रमाण मिले हैं राखी गढ़ी से। लेकिन अब छूट गया ये, लट्ठू भी छूट गया और पिट्ठू भी छूट गया, और ये पिछले 10 सालों के अंदर ही छूट गया। देख लो, हड़प्पा की विरासत को अब तक संभाले हुए थे। हड़प्पा की विरासत को लोग अब तक संभाले हुए थे लट्ठू और पिट्ठू के माध्यम से। लेकिन अब कम हो गया ये। कम क्या, मुझे तो दिखता नहीं, बाकी पता नहीं आपके यहाँ पे होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो ये इनका समाज था। समाज के अंदर हम इतनी बातें पढ़ती है। फिर इनके समाज के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे हैं दोस्तों, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं।
पहले क्वेश्चन है, इनमें से गलत कथन बताना है कि समाज मात्र सत्तात्मक है, लोग शाकाहारी मांसाहारी है, केवल महिला आभूषण प्रिय थी, समाज पुरोहित योद्धा व्यापारी श्रमिक वर्ग में स्त्रीकृत था। तो आप कहेंगे इनमें से गलत कौन सा है? तो आप कहते हैं देखो, महिला समाज मात्र सत्तात्मक ठीक, शाकाहारी मांसाहारी ठीक, सिर्फ समाज में महिला आभूषण प्रिय थी, ये गलत है। महिला के साथ में पुरुष भी जो है वो क्या थे, आभूषण प्रिय थे, भाई दोनों थे। ये इसका आंसर सी है। सबसे पहली बार दास प्रथा का उल्लेख किसने किया है? तो आप कहते हैं जी दास प्रथा का उल्लेख तो गार्डन चाइल्ड ने किया था, गार्डन चाइल्ड ने किया था। लेकिन गार्डन चाइल्ड के साथ में एक व्यक्ति और भी था, वो कौन था? मार्टिमन व्हीलर था। गार्डन चाइल्ड के साथ में वो दूसरा व्यक्ति कौन था? मार्टिमन व्हीलर था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ये लोग मनोरंजन प्रेमी थे, कुछ प्रमाण प्राप्त होते। कौन सा कथन गलत है? कि पिट्ठू खेल राखी गढ़ी से, लट्ठू खेल हड़प्पा से प्राप्त हुए, अल्लाह दिनों से खिलौना गाड़ी के प्रमाण प्राप्त हुए, स्टेडियम जूनीकरण से प्राप्त हुए, धोलावीरा से खेलने के 2 बोर्ड प्राप्त हुए। इनमें से आपको सही बताने हैं कि कौन कौन से सही है। तो देखो जी, स्टेडियम के जूनीकरण से प्राप्त हुए हैं, अल्लाह दिनों से खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है, पिट्ठू राखी गाड़ी, लट्ठू हड़प्पा से प्राप्त हुए। लेकिन खेलने के बोर्ड धोलावीरा से नहीं, लोथल से प्राप्त हुए। खेलने के बोर्ड कहाँ से? धोलावीरा से नहीं दोस्तों, लोथल से आपके प्राप्त हुए। यानी कि 1, 2, 3 इसका यहाँ पे सही है। 1, 2, 3 आपका इसका यहाँ पे सही है, ठीक है, डी इसका सही है। नेक्स्ट, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोने का कंगन किस स्थान से मिला है? तो सोने का कंगन तो हड़प्पा से मिला है हमें। सिंदूर के साक्ष्य हमारे 9 सालों से प्राप्त हुए हैं। तो लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लिपस्टिक के साक्ष्य, तो आप कहते हैं लिपस्टिक के प्रमाण आपको चंद्रदुर्ग से प्राप्त हुए, ठीक है। ये थी बात जी हड़प्पा सभ्यता के अंदर इनके समाज की। एक बार इनका वो देख लेते हैं, पतन से पहले एक चीज हो रहा है इनकी। अच्छा, ऊपर चला गया क्या? चलो पहले पतन ही देख लेते हैं, फिर है ना। इनका एक वो रह गया, मैं सोच रहा था पहले नगरीकरण भी बता दूं इनका, है ना। नगरीकरण भी बता दूं कि जैसा कि हमारा धोलावीरा 3 भागों में डिवाइड है, किसकी किलेबंदी नहीं की गई है, कौन से दोनों को एक ही किलेबंदी के अंदर दुर्गीकृत किया गया है। कोई बात नहीं, पतन आ गया तो पहले एक बार पतन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में नगरीकरण को देख लेते हैं। करना तो हमें ही है, पढ़ना भी दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, दोनों पढ़ने भी दोनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके पतन को देख लेते हैं दोस्तों, है ना। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ की बात है, कैसे भी चला लेंगे। कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का पतन? कौन जानता है? बाढ़ आई थी, जलवायु परिवर्तन हुई थी, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था, मलेरिया आ गया था, लाजवर्द के व्यापार में कमी आ गई थी, या कोई केमिकल रिएक्शन हो गई थी। यही तो जवाब आपके। जी बाढ़ आ गई थी, जी नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया था, जी जलवायु परिवर्तन हो गया था, जी वो केमिकल रिएक्शन हो गया था, जी व्यापार में कमी हो गई थी। ऐसे 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 कई सारे उदाहरण आपके पास होते हैं। यस और नोट? होते हैं भाई। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बार हम बात करते हैं कि नदी में बाढ़ आ गई। नदी में बाढ़ आ गई, कौन कहता है नदी में बाढ़ आ गई? तो आप कहते हैं जी नदी में बाढ़ आ गई, तो ये बात कौन कहता है? MMR, मार्शल मैके राव। नदी में बाढ़ आ गई, ये बात कौन कहता है? मार्शल मैके और राव ये बात करते हैं, मार्शल मैके राव की नदी में बाढ़ आ गई। फिर कोई कहता है आर्यों ने आक्रमण कर दिया, आर्यों ने आक्रमण कर दिया। फिर इसमें आप क्या याद रखते हैं? CCPV, आर्यों ने आक्रमण कर दिया। C फॉर चाइल्ड, C फॉर चंद्रा, P फॉर पिगट और V फॉर व्हीलर। आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इसका उदाहरण कौन देते हैं? CCPV, चाइल्ड, चंद्रा, पिगट और व्हीलर, ठीक है, आर्यों के आक्रमण। हालांकि इस बात को नकारता कौन है कि अगर आपसे पूछे कौन नकारता है कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया, तो आप कहते हैं PV काणे नकारता है, PV काणे। और इसके अलावा JV डेल्स और BB लाल नकारते हैं इसको, है ना। कभी पूछ लेना कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया, इस बात को कौन नकारते हैं? तो काणे नकारते हैं। किसने कहा मलेरिया के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ? तो कैनेडी ने कहा, कैनेडी ने कहा।
किसने कहा कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया? तो ये बात कौन कहते हैं? नदियों ने रास्ता बदल लिया। तो आप कहते हैं ये बात आपका यहाँ पे जो कहते हैं वो उनका नाम है सरल। सरल हमने बताया था, सरल डीवी सरल, क्या ना, मतलब साहनी, एमआर साहनी, राइक्स लैम्ब्रिक, SRL, साहनी, राइक्स लैम्ब्रिक, और फिर डीवी डेल्स वर्थ। ये 5 नाम आपने याद रखने हैं कि जिसने नदी मार्ग में परिवर्तन कर लिया था। वो 5 मार्ग नाम कौन कौन से जी? साहनी, राइक्स, लैम्ब्रिक, वर्थ और डेल्स। जलवायु परिवर्तन, तो ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष, जलवायु में परिवर्तन हो गया। ये बात कौन कहता है? ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष बोलते हैं। केमिकल, रासायनिक, जो हमारी भौतिक विस्फोट हुआ, ये बात कौन कहते हैं? एम त्रिमिदेव कहते हैं, एम त्रिमिदेव कहते हैं। इसके बाद में शुष्क जलवायु को उदाहरण कौन मानते हैं? गुरदीप सिंह मानते हैं शुष्क जलवायु को। पारिस्थितिकी असंतुलन, है ना, सर्विस फेयर नहीं हुई तो इसलिए परिस्थिति में क्या आ गया? असंतुलन आ गया। तो फेयर सर्विस क्या मानते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर क्या बन गया? असंतुलन आ गया, असंतुलन आ गया। ठीक है। इसके बाद में एक बात और, लाजवर्द के व्यापार में कमी आ गई। तो श्री रत्नाकर, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि किसने लाजवर्द के व्यापार में कमी को कारण माना है, पतन के कारण माना है? तो श्री रत्नाकर ने माना, श्री रत्नाकर ने दोस्तों। फिर हम उसके बाद में इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों कि नदी की बाढ़ को कारण किसने नहीं माना, नदी की बाढ़ को। तो अब ये भी पढ़ के आए हैं, मार्शल मैके राव ने माना है, मार्शल मैके राव ने माना है, साहनी ने नहीं माना है। दूसरा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया जैसी बीमारी को किसने माना है? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया जैसी बीमारी कैनेडी ने माना है, कैनेडी ने। तीसरी बात हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों, तीसरी बात करते हैं कि जो व्यापार की हम बात कर रहे हैं, किसने हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और पतन के पीछे सिंधु घाटी व्यापार को प्रमुख घटक के रूप में माना है? तो हमने कहा व्यापार में कमी आई, तो इसका उदाहरण क्या है? श्री रत्नागर को माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, किसने कहा है कि परिस्थिति की असंतुलन आ गया? कहा ना सर्विस फेयर नहीं हुई तो इसलिए परिस्थिति में असंतुलन आ गया। तो ठीक है। राजस्थान में गुरदीप सिंह ने काम किया है, तो शुष्क जलवायु को कारण माना है। अदृश्य गाज को कारण किसने माना है? एम द्विमित्रियों ने माना है। और जलवायु परिवर्तन वाला आपका गलत है, यानी कि चौथे का आपका डी है। चौथे का आपका क्या है जी? डी है। तो मेरे हिसाब से अब आपको इनका जो ये मामला है पतन कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, वो भी आपको समझ में आ गई होगा। ठीक है भाई, यस और नोट, अंडरस्टैंड एवरीवन, क्लियर? अब इसके बाद में हम इनके देख लेते हैं नगरीय व्यवस्था कि भाई इनके नगरीकरण को लेकर किसने क्या क्या बात यहां पे बोली है। उसको लेकर बात करते हैं और फिर इसके बाद में इनके क्वेश्चंस की बात करेंगे। और क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके भाई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं भाई, यानी कि देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता में क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, पतन से बन सकते हैं, पढ़ा दिया पतन आपको। हड़प्पा सभ्यता के समाज से बन सकते हैं, सामाजिक जीवन से, तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन आपका करवा दिया। हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था से बन सकते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था आपने कर ली है भाई, है ना। ये हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था है, आर्थिक जीवन। और इसके बाद में फिर ये बात आती है किसकी, ये थोड़ा पेन से लिखा हुआ चीज़ है भाई। अब इसमें हमने कुछ साइटों को उल्लेखित किया है, तो उन साइटों को देख लेते हैं एक बार, और इनकी नगरीकरण वाली सिस्टम को देख लेते हैं। तो पहले नगर व्यवस्था को देख लेते हैं, फिर साइट की बात करेंगे। क्या पूछ रही है, क्लास कब तक चलेगी?
जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक चलेगी क्लास। नींद आ रही है तो सो जाओ भाई, बट टारगेट तो ऐसे ही होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो चैप्टर 10 दिन में पूरा हुआ था, अगर उसको 1 दिन में करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे। तो अब इनकी नगर नियोजन देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हमेशा क्वेश्चन बनता है नगर नियोजन पे भी, कई बार पूछ लेते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता के अंदर ईंटों का आकार क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बड़ी सड़कें हैं वो कितनी चौड़ी थी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन से नगर का दुर्गीकरण नहीं किया गया है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर 3 भागों के अंदर कौन सा नगर डिवाइड था, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है आपका अलग अलग भागों में डिवाइड था वो कौन कौन सा नगर है, ऐसी बातें आपसे पूछ ली जाती है। तो देख लेते हैं ठीक है। नगर नियोजन व्यवस्था इनकी हम यहाँ पे देख देते हैं भाई ना, कि इनकी जो हड़प्पा की जो नगर नियोजन सिस्टम था वो कैसा था, चेस बोर्ड या ग्रिड पद्धति पर आधारित था। कैसा था जी, चेस बोर्ड या ग्रिड पद्धति पर आधारित था, ठीक है। गार्डियन चाइल्ड ने इसको नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। ये गार्डन चाइल्ड क्रांति की संज्ञा बहुत देता है, उधर नवपाषाण कालीन को क्रांति की संज्ञा दी थी इसने, गार्डन चाइल्ड ने, यहाँ पे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। अब सबसे पहले नगर निर्माण की बात करते हैं। नगर निर्माण के अंदर हम देखते हैं कि भाई एक पश्चिमी भाग में ऊंचा टीला होता था, एक पूर्वी भाग में। जो पश्चिमी भाग में होता था वो ऊंचे टीले पे था, पूर्वी भाग में वो नीचे होता था। पश्चिमी भाग में खास लोग रहते थे, नीचे वाले भाग पे आम लोग रहते थे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया पश्चिमी और पूर्वी। कि लोथल का जो सिटिडल था, पश्चिमी टीला था, उसको चतुर्भुजाकार शेप में था और जिसको SR राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा यहाँ पे दी है भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लोथल और सुरकोटड़ा में केवल एक ही टीला है, मोहनजोदड़ो का पश्चिमी टीला मिट्टी के चबूतरे पर बना है। ये टीले की बात की गई है ना। अब बात पूर्वी टीले की बात करते हैं। पूर्वी टीले को क्या बोलते हैं, निचला नगर बोलते हैं। यहाँ पे आवासीय संरचना है जहाँ पे कौन रहते हैं, आम लोग यहाँ पे रहते हैं। कालीबंगा में अतिरिक्त तीसरा टीला भी मिलता है जहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। बनावली में दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। देखो दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, जबकि दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो एक बार यार, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। मान लिया ये पश्चिमी टीला है, ये पूर्वी टीला है, ये क्या है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे। ये कह रहे हैं कि दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई है, यानी कि जो दुर्ग है ना इसकी अलग से भी किलेबंदी गई है। इसका मतलब ये है। तो बनावली में ध्यान रखना कि बनावली में कैसे प्रमाण मिलते हैं कि दोनों पश्चिमी और पूर्वी टीला की किलेबंदी एक से है और फिर उसको दुर्ग को, है ना, दुर्ग को अलग से भी किलेबंद किया गया है। लोथल और सुरकोटड़ा से केवल एक ही टीला मिला है, अंततः दोनों नगरों को संपूर्ण क्षेत्र केवल एक सुरक्षात्मक दीवार से घिरे। इसका मतलब क्या है, ये पश्चिमी है ये पूर्वी है, तो ये एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे। ये ऐसे प्रमाण कहाँ से मिले हैं, जो एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हैं, तो वो सुरकोटड़ा और वो लोथल से ऐसे प्रमाण हमें यहाँ पे नजर आते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में दुर्ग, मध्यम नगर और नगर में बटा हुआ क्षेत्र कौन सा है, धोलावीरा है। ये हो गया, मतलब कि आप कह सकते हैं कि धोलावीरा 3 भागों में डिवाइड था हमारा, 3 भागों के अंदर यहाँ पे डिवाइड था। धोलावीरा का जो दुर्ग था, मतलब कि जो पश्चिमी पार्ट था सिटाडेल, वो दक्षिण में स्थित था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अलग है, मतलब है ना कि किसका नगर जो है वो दुर्ग जो था वो दक्षिणी भाग में स्थित था। तो धोलावीरा का किसकी किलेबंदी नहीं की गई है, चनौदुलों की और अल्लादीनों की किलेबंदी यहाँ पे नहीं की गई है, ये बात ध्यान रखना। फिर बात आती है कि आवासीय संरचना कैसी थी। देखो आवासीय संरचना ऐसी थी कि जो आज हम ये देखते हैं ना फ्लैट सिस्टम, तो ये फ्लैट सिस्टम हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यही देखने को मिलती है। घर के चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था। मुख्यतः घर का जो मुख्य दरवाजा है वो गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ नहीं खुलता था, साइड में दीवार गली में खुलता था। लेकिन लोथल इसका एक अपवाद है जिसका दरवाजा मुख्य गेट की तरफ वहाँ पे खुलता था दोस्तों, ठीक है। तो आवासीय संरचना की आपने यहाँ पे बात कर ली। पक्की ईंटों से चीज़ें, घर पक्की ईंटों से घर बनते थे, है ना। खिड़कियाँ गली की ओर खुलती थी। लोथल से सड़कों की ओर खुली खिड़कियों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। लोथल से मिले हैं, अपवाद है बस, ये है ना, अपवाद है। कालीबंगा में मकान में कच्ची ईंटों के उपयोग मिले हैं। देखो कालीबंगा में मकान कच्ची ईंट, कालीबंगा में मकान जो है कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन नाली पक्की थी।
27 कमरों वाला मकान एक आंगन मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। फिर हम सड़कों की बात करते हैं कि सड़कें, तो हम कहते हैं देखो जो सामान्य सड़कें थी यहाँ पे वो 9 मीटर चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर ये काटती थी, समकोण पर, है ना। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य सड़क को राजपथ बोलते हैं। जो हमारी नालियाँ थी ना, उनकी निकासी बढ़िया थी, पानी की निकासी नालियों के अंदर बहुत बढ़िया थी। बीच में उसमें पिट होल किए जाते थे, जहाँ पे उसका कचरा वगैरह फंस जाता था, उसको बाद में हम वहाँ से निकाल देते थे भाई। बड़े बड़े अन्नागार हमें देखने को मिलते हैं, लकड़ी के अन्नागार भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पूछ लिया जाता है कि लकड़ी के अन्नागार कहाँ से मिले, तो लकड़ी के अन्नागार जो है आपको लोथल से मिले थे दोस्तों, लोथल से मिले। फिर इसके बाद में नाली की बात आती है कि कालीबंगा से लकड़ी की नाली, अच्छा मैंने कालीबंगा पक्की की नाली कह दी थी क्या, ध्यान रखना भाई कि नाली लगभग पक्की मिलती थी, कालीबंगा से लकड़ी की मिली, ये मैंने उल्टा बोल दिया शायद वहाँ पीछे। चनूदड़ों से मिट्टी की पक्की नाली के साक्ष्य प्रमाणित होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अब ईंटों की बात करते हैं। ईंटों का जो साइज है वो कितना था, तो 4:2:1 ये ईंटों का साइज होता था सामान्यतः। और कालीबंगा से ईंटों का साइज कितना मिला है, 3:2:1 कालीबंगा से साइज मिला है भाई, है ना, ठीक है। फिर इनकी बुक है, बुक वगैरह तो ज़्यादा हो जाएगी, ये तो रहने दो इसको। तो ये इनका नगरीकरण सिस्टम था दोस्तों। इसके बाद में अगर इसकी खोज की बात कर दूँ तो खोज के मामले में 4-5 नाम याद रखने हैं। बताओ जी, सबसे पहला नाम कौन सा आता है जब हम इनकी खोज की बात करते हैं? कौन था वो 1826 में जो घूम रहा था, जिनको प्रमाण थोड़े से मिले थे लेकिन वो बात नहीं बन पाई, तो हम कहते हैं 1826 में वो नाम मिलता है चार्ल्स मैसन का, चार्ल्स मैसन का। अब जानकारी जिसने दी थी सबसे पहली बार। उसके बाद में हम अलेक्जेंडर बर्न्स का नाम पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर बर्न्स का। और फिर अलेक्जेंडर बर्न्स के बाद में हम नाम पढ़ते हैं दोस्तों किसका, अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1850 से और 60 के बीच में 2 बार आया और फिर तीसरी बार डायरेक्टर बन के आए थे, डायरेक्टर बन के आए थे कनिंघम 1871 के अंदर 3 बार आए। फिर हम दयाराम साहनी ने खोज की थी, रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। सर जॉन मार्शल का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। कई बार ये बात आ जाती है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय कौन था ASI का डायरेक्टर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर, तो आप कहेंगे मार्टिमन व्हीलर। ये इस बात खोज की है। अब इसमें एक बात बच गई इनकी, तो कालक्रम से बच गई, और एक दूसरी बात बच गई इनकी साइट्स की। देखो साइट्स से क्या मिलता है, जो हमने समाज में पढ़ा, जो हमने राजनीति में पढ़ा, जो हमने धर्म में पढ़ा, जो हमने अर्थव्यवस्था में पढ़ा, वही साइट से मिलता है। कि लोथल से क्या मिला, चनूदड़ो से क्या मिला, वही सब मिलता है जो हमने पढ़ा है। तो मैं उसको अलग से नहीं कराऊंगा, उसी में चीज़ें इंक्लूड हो गई है वो, है ना, ठीक है। तो अब मैं इनके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, जो क्वेश्चन अभी DSSB ने आपसे पूछे थे सीधे, उनको आप जस्ट एक रीडिंग कर लेना साइट की, वो आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये मेहनत करने नहीं देते DSSB वाले ना, मेहनत इसलिए नहीं करने देते कि आंसर भी क्वेश्चन के ऊपर टिक करके रखते हैं। तो हम देख लेते हैं भाई इसको, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। कि जी 1921 में मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, तो रखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। जॉन मार्शल तो उस समय ASI के डायरेक्टर थे। हड़प्पा संस्कृति के किसी स्थल पर एक पुरुष नर्तक को दर्शाते धूसर पत्थर की प्रतिमा मिली है ना। एक पुरुष नर्तक को दर्शाती है, एक पत्थर की, मैंने कहा था ना पाषाण प्रतिमा मिली है एक नर्तक करते हुए पुरुष की, तो वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है जी, हड़प्पा से मिली है भाई वो। ये टिक आयोग वालों ने लगा रखी, मैंने नहीं लगा रखी, कभी आप सोचो। हड़प्पा सभ्यता 3 चरणों में विभाजित है, उनको कालक्रम में बताइए। तो आप कहेंगे पहले अर्ली हड़प्पा आएगी, फिर मैच्योर हड़प्पा आएगी और फिर लेटर हड़प्पा आएगी, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा पहले आएगी, फिर परिपक्व हड़प्पा आएगी और फिर उसके बाद में उत्तर हड़प्पा आएगी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आप कहेंगे स्नानागार के प्रमाण मिले आपके मोहनजोदड़ो से। स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले।
कुओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? जनरली कुएं सारी जगह से मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कुओं की संख्या सर्वाधिक मात्रा में मिली है। हड़प्पा काल में ईंटों का आकार क्या था? तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा, बता गया हूँ, 4:2:1, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो यानी कि 4:2:1 ये हड़प्पा का आकार था। और कालीबंगा में पूछ ले तो 3:2:1। नाचती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली है वो किसका उदाहरण है, मतलब वो किसकी बनी हुई है वो मूर्ति? तो मैंने कहा ना धातु की बनी हुई थी, धातु की बनी हुई थी वो मूर्ति, है ना। वो मूर्ति किसकी बनी थी? पाषाण की नहीं थी वो मूर्ति, धातु की थी, यानी मेटलर्जी की थी, धातु की थी। वो जो डांसिंग गर्ल के प्रमाण मिले थे आपको, डांसिंग गर्ल के। हड़प्पा समाज और संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भाई? कि हड़प्पा कब्रिस्तान राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा में स्थित है। हड़प्पा के कब्रिस्तान कहाँ पे है? कालीबंगा में भी है, लोथल में भी और राखीगढ़ी में भी है, और हड़प्पा में तो है ही मेनली, है ना। देखो ये बात यहाँ पे है कि स्थानीय प्रशासन धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ये बात स्टुअर्ट पिगट कहते हैं, बट यहाँ पे नाम तो नहीं मेंशन किया ना उन्होंने। इनके पास में एक स्थायी सेना थी, ऐसा भी हमें प्रतीत नहीं होता। सेना का क्या करना, युद्ध नहीं करना। पुरोहित राजा हड़प्पा साम्राज्य के राजा का शासक था, ठीक है। तो एग्जैक्ट नाम तो नहीं लिया ना, किसी हिस्टोरियन को कोट किया हो, तो इसका तीसरा आंसर मान लिया ना कि हड़प्पा स्थल पर मिट्टी की एक मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला को सपाट पत्थर पर रोलर से अनाज पीसने हेतु दिखाया हुआ है, जो हाथ से कताई और भोजन तैयार करने जैसी घरेलू गतिविधियों की जानकारी देती है। तो वो हड़प्पा से मिली है दोस्तों, हड़प्पा से। किसने कहा है कि मोहनजोदड़ो आर्य नरसंहार का साक्ष्य प्रस्तुत करता है? मार्टिमन व्हीलर। मार्टिमन व्हीलर मतलब, कहने का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो आर्य नरसंहार का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जो हम पतन की बात कर रहे थे ना, CCPV की बात की थी, CCPV की बात की थी, तो वहाँ पे वी मतलब मार्टिमन व्हीलर ही है। जो आपने कहा था ना हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, तो CCPV की बात की थी। C फॉर चाइल्ड, C फॉर चंद्रा, और P फॉर पिगट, और V फॉर मार्टिमन व्हीलर। तो इसमें से एक ही नाम है ना 4 में से, उनमें से 3 में से वह भी आ सकता था, कोई सा भी नाम, तो याद रखना मार्टिमन व्हीलर। फिर बात आती है जी हाकरा वेयर संस्कृति के संबंध में कहाँ से साक्ष्य इनके प्राप्त हुए हैं? हाकड़ा वेयर, तो भिराना से। बताइए कमेंट करके कि भिराना कहाँ पे पड़ते हैं। हाकरा वेयर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। फिर हम कहते हैं कि दोस्तों 1920 और 22 में प्रारंभिक खुदाई के दौरान सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थित था? तो आपको पता है हड़प्पा तो रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, तो मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु नदी के तट पर था। नगर नियोजन और वास्तुकला के संदर्भ में इनमें से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी विरासत नहीं है? तो हमने कहा था नगर योजना बहुत ही कुशल थी, ये बात तो सही है। जल निकास व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, धोलावीरा में बहुत बढ़िया जल निकास व्यवस्था थी, और मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिला है, बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि अनियमित और संकरी गली, गलत है, हमने गलत ही तो बताना। यस, आपने सही बताया। हरियाणा के फतेहाबाद में ये भिराना नामक साइट प्राप्त होती है। फतेहाबाद में पानी बहुत आया हुआ है आजकल, है ना। कौन सा अफगानिस्तान में हड़प्पाकालीन व्यापारिक नगर था? तो हड़प्पाकालीन व्यापारिक नगर हमने कहा था ना कॉलोनी थी, जहाँ से नहर के प्रमाण मिले, वो सुरतुगोई है। फिर एग्जाम में आया कि राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में हिसार में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में हनुमानगढ़ में है। धोलावीरा कहाँ पे? कच्छ के क्षेत्र में है। तो ये आपने देख लिया। ये थोड़ा ऊक सा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, देख लो एक बार। कि हड़प्पा सभ्यता पर ब्रिजेट, बढ़िया भी आ जाता है भाई कई बार ऐसा थोड़ा कि सारा एक जगह से मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता पर ब्रिजेट और रेमंड आल्चिन की प्रभावशाली कृति भारत और पाकिस्तान में सभ्यता का उदय, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान में ऐतिहासिक अध्ययनों में किस समूह की उपेक्षा को उजागर करती है? कि भाई वहाँ पे खानाबदोश जो नोमैडिक लोग थे वे वहाँ पर रहते थे, इसको ये उजागर करती है। अदरवाइज बाकी तो सब कुछ ठीक है, मेसोपोटामिया व्यापारी धनी समृद्ध लोग, लेकिन ये उजागर किसको करती है? नोमैडिक लाइफ को उजागर करती है। कौन? ब्रिजेट एंड रेमंड आल्चिन। हड़प्पा स्थल की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में की गई थी। उसने की थी दयाराम साहनी ने।
गैंडे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अभी बताया था आपको ना, गैंडे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आमरी नामक साइट से प्राप्त हुए गैंडे के अवशेष, आमरी नामक साइट से। इसके बाद में बात आती है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख शहर 2 भागों में विभाजित है, जिनको हम क्या कहते हैं? दुर्ग और निचला शहर। जनरली 2 भागों में थे, और ये पुजारी और श्रमिक भाग, उत्तरी दक्षिण भाग, धनी ना, दुर्ग और निचला शहर, सिटाडेल, और ये आपने बताया था ना अभी, धोलावीरा 3 भागों में था बस। किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी परंपरा के विकासात्मक चरणों का वर्णन करने के लिए क्षेत्रीयकरण युग और एकीकरण युग और स्थानीयकरण युग, मतलब कि रीजनलेशन इरा, इंटीग्रेशन इरा और लोकलाइजेशन इरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसने किया था? कौन से इतिहासकार थे? तो जिम जी सेफर थे। स्टार्ट नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? स्टार्ट ही नहीं हो रही है क्लास? कौन पूछ रहा है? अच्छा, नैन्सी। तो क्लास तो पिछले 1.5 घंटे से चल रही है भाई नैन्सी। हो सकता है कि आप कोर्स में इनरोल ना हुए हो तो आपको शो नहीं हो रही होगी, बाकी क्लास तो पिछले किस समय से चल रही है? 1 बजे से चल रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा? जिम जी सेफर ने इसको डिवाइड किया किस में? रीजनलाइजेशन, इंटीग्रेशन और लोकलाइजेशन इरा के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कौन सा हड़प्पा नगर अपने त्रिपक्षीय शहरी, मतलब 3 भागों में कौन सा हड़प्पा नगर है जो बटा हुआ था? तो हमने कहा 3 भागों में जो नगर बटा हुआ था वो धोलावीरा था, वो आपका धोलावीरा था भाई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन सा समूह इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता में शैल वस्तुएं, मतलब है ना, शैल वस्तुएं गुजरात और सिंध क्षेत्रों में निर्मित की गई है, जो शिल्प परंपराओं की गैर क्षेत्र प्रकृति के प्रदर्शित करती है। तो यानी कि ये बात कह रही है कि जो शिल्प कला क्षेत्र है ना गुजरात और सिंध क्षेत्र में, कौन कौन से थे? तो नागेश्वर, तो हमने पता ही है कि नागेश्वर शिल्प कला का प्रमुख केंद्र है। चंदोदड़ो भी शिल्प कला का प्रमुख केंद्र था, मन के वगैरह बनते थे। तो इनमें से बताया कि क्षेत्र बताना है आपने, तो देखो इसमें से काट दो। पहले यहाँ पे गुजरात और सिंध क्षेत्र पूछा है, तो राखी गढ़ी तो हरियाणा में है, तो अपने आप ही कट जाएगा। बनावली भी अपने आप कट जाएगा, कालीबंगा भी अपने आप कट जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो ऑप्शन से अपने आप ही एलिमिनेट हो रही है, सिंध और गुजरात के क्षेत्र से। ये आपका टाइम को खराब करने के लिए चीज़ें ऐसे दी जाती हैं। किस पुरातत्वविद ने टिप्पणी की थी कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म विलक्षण रूप से इतना भारतीय है कि वर्तमान हिंदू धर्म को से अलगाना कठिन है? तो किसने कहा था ये बात? मार्शल ने कहा था। कब कहा था? 1931 में कहा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? लक्ष्मी की, महादेवी की, मातृ देवी की, दुर्गा की? तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे भाई। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की तो आ गया। कि किस हड़प्पा स्थल पर एक मुहूर पाई गई जो संभवतः पत्थर के प्रतिभार जैसे जो है सैडुप और डकेनली का उपयोग करते हुए लीवर लिफ्ट सिंचाई उपकरण को दर्शाती हो? तो कहाँ से प्राप्त हुई है लीवर लिफ्ट सिंचाई प्रणाली वाली? तो मोहनजोदड़ो से। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन है। हड़प्पा वास्तुकला में कौन सी निर्माण विशेषता ईंट व्यवस्था के कारण अधिकतम भार वहन सामर्थ्य करती थी? तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। ईंट व्यवस्था में हमने देखा था कि वहाँ पे कई प्रकार की जब मकान बनाते थे उसमें कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे, तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का प्रयोग यहाँ पे किया गया भाई। हम बात करते हैं ना, हम कई बार बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा ही क्यों बोलते हैं, इसको सिंधु घाटी या इसको सरस्वती घाटी सभ्यता या इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों नहीं बोलते? तो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी, तो इन्होंने कहा कि पुरातत्वीय संस्कृतियों का नामकरण उस स्थल के आधार पर किया जाता है जहाँ उनके अवशेषों की पहली बार व्यवस्थित रूप से पहचान की गई हो। जहाँ पे वो स्थल पहली बार व्यवस्थित रूप से पहचाना गया उसके नाम पे की जाती है भाई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा गलत है। गलत की बात बतानी है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में ही पाई गई थी, है ना। तो और हड़प्पा प्रारंभिक चरण की सीमा 6000 से 26,000 ईस्वी तक की। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। पंजाब क्षेत्र में, है ना, पंजाब क्षेत्र में पाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे बात आती है जी, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों में शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे कह रहा है कि सोना गणेश्वर से मिलता है, तो सोना गणेश्वर से नहीं मिलता है, सोना कर्नाटक की कोलार खान से मिलती है भाई, ये गलत दे दिया। गणेश्वर से सोना नहीं मिलता,
कर्नाटक की कोलार खान से मिलते हैं। कि हड़प्पा स्थल पर ईंटों से बने गड्ढे में बड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड पाया गया है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से। धोलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली बहुत बढ़िया थी, है ना, जिसके शहर के भीतर बड़े जलाशयों को वर्षा जल का प्रवाह संभव हुआ। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी जगह है, मतलब कौन सी नदी, तो धोलावीरा मनहर और मानसर नदियों के बीच में ये पड़ता है भाई। तो हड़प्पा के नगर नियोजन के संबंध में कौन सा सही है, तो हमने कहा कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुल के पीछे गलियों की ओर खुलते थे। अभी लगभग ये बात हमने यहाँ पे कर ली है। इसके बाद में हड़प्पा वासियों द्वारा बर्तन, औजार और आभूषण सहित कलावृत्तियों बनाने के लिए किस धातु का सबसे अधिक उपयोग किया गया, तो तांबे धातु का उपयोग किया गया। इतने ही लगभग क्वेश्चन थे हमारे ये हड़प्पा सभ्यता में। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से हो गया होगा दोस्तों। धन्यवाद आपका, आपको समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। अगर आई है तो DT+ भी जो भी स्टूडेंट दे रहा है 20 दिन का टारगेट है, 20 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।